हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम एंड दिस अमेजिंग सेशन। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2010 का पेपर 1 केमिस्ट्री। तो सबसे पहली बात, आप लोग, मेरे पास जो कोड है वो है कोड 3, और अगर आप लोगों के पास कोड 3 नहीं है पेपर 1 का तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और आप सॉल्यूशंस फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो और दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो है कि आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है केवल उसी का सॉल्यूशन जो है आप देखिए, पूरी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है। ये बात हमने एफएसटी के सॉल्यूशंस में भी की थी। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है कोड 3 का वो है कि आपको 3 ऑक्टाइन बनाना है। 3 ऑक्टाइन बनाना है, आपको ब्रोमो अल्केन दिया गया है और आपके पास है सोडियम अमाइड और एक अल्काइन का मिक्सचर। तो अगर हम देखें कि 3 ऑक्टाइन क्या है, तो हम कह रहे हैं कि भाई ऑक्टाइन 8 कार्बन और तीसरे पे आपका ट्रिपल बॉन्ड। तो ये है आपका बच्चों 3 अल्काइन, 1 2 3, राइट। और आप टोटल आपके पास कितने हैं बच्चों, 8 है। तो ये आपका 3 ऑक्टाइन। अब हमें बनाना है ये ब्रोमो अल्केन। तो हम कह रहे हैं कि आपके पास कोई RBr है, राइट। प्लस हम कह रहे हैं कि आपके पास एक मिक्सचर है NH2 सोडियम अमाइड का, प्लस एक अल्काइन है आपके पास, राइट। इतनी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी गई है। अब सीधी सी बात है, हमें पता है कि यार NaNH2 जो है वो एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये सोडामाइड। और अल्काइन जो है, अगर ये टर्मिनल हो जाए, अगर अल्काइन मेरा टर्मिनल हो जाए तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, वो हाइड्रोजन, क्योंकि टर्मिनल अल्काइन की जो उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चों वो sp होगी, और sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर्ड टू sp2 और sp3। तो वहां पे माइनस चार्ज स्टेबल होगा, तो ये शो करेगा एसिडिक कैरेक्टर। और वो जो एनायन आएगा तब वो अपना यहाँ पे अटैक करेगा, Br निकल जाएगा और आपको मिलेगा 3 ऑक्टाइन। तो अगर हम देखें कि ऐसा जो ऑप्शन हमें दिए गए, अगर आप पहला ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए, तो आपका जो ब्रोमो अल्कीन वाला पार्ट है उसमें 5 कार्बन है और आपका जो अल्काइन वाला पार्ट है उसमें 4 कार्बन है। तो टोटल तो आपके पास 9 हो जाएंगे, हमें चाहिए 8। तो ऑप्शन 1 तो वैसे ही हमारा चला गया। ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी में आप देखोगे कि आपको जो अल्काइन दिया गया है उसमें आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो चौथे कार्बन पे है, राइट। और जब वो RBr पे अटैक करेगा तो चाहे आप उधर से भी गिन सकते हैं, मतलब आपको दिया गया है यार ऑप्शन बी पे एक देख लेते हैं। आपको दिया गया है ये C और ऑप्शन, और आपको चौथे कार्बन पे, यानी कि ये अपना अल्काइन है, और आपको जो ब्रोमो अल्केन दिया गया है वो है आपका ये, राइट। हाँ, तो जब आप सोडामाइड से रिएक्शन करवाओगे तो हम कह रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस आपका यहाँ पे अटैक करेगा, Br निकल जाएगा, राइट। तो अगर हम गिनना चाहें कि मेरा ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन पे है, तो इधर से गिन लो आप, चाहे 1 2 3 4 से आ रहा है, इधर से भी 1 2 3 और फिर चौथे पे आएगा। मुझे चाहिए 3 ऑक्टाइन, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा बच्चों, गलत। इसी तरह से आप ऑप्शन सी में चेक करोगे तो आप पाओगे कि आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो आपका कार्बन नंबर 2 पे आ जाएगा, वो है 2 ऑक्टाइन बनेगा, 3 नहीं बनेगा, ये भी गलत है। बचा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। तो एक बार ऑप्शन नंबर डी को मैकेनिज्म से देख लेते हैं कि कैसे बन रहा होगा। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है, तो ऑप्शन डी की हम बात कर रहे हैं, आपको दिया गया है बच्चों 4 कार्बन और अपना हो गया ब्रोमाइड, एंड आपको जो अल्काइन दिया गया है दैट इज CH3C और फिर ट्रिपल बॉन्ड CH है। तो बच्चों जब हम सोडा अमाइड इसमें मिलाएंगे तो NaNH2 जो कि अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस है, हमने बात की, वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। ये भाई अपना बेसिक पार्ट ही एसिड पास एसिड बेस रिएक्शन होगी और हमें जो मिलेगा, हमें मिलेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड, ये एनायन हमें मिलेगा। और अब ये एनायन यहां से इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, आपकी SN2 रिएक्शन होगी और हमें मिलेगा, यहां से ब्रोमीन निकल जाएगा आपका, क्योंकि वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, और हमें मिलेगा बच्चों CH3C ट्रिपल बॉन्ड C। ये तो अपना पार्ट था जिसने बच्चों अटैक किया, और अपने पास जिस पे अटैक हुआ वहां से अपने को मिलेगा ये। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, तो ये अपना 8 है, तो ऑक्ट तो है, और 3 पे आपका क्या है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये ही आपका 3 ऑक्टाइन है। तो काफी आसान सवाल था, राइट। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक डाइसैकेराइड दिया गया है और आपसे पूछा है जो पहला वाला है, यानी कि जो ए है ये, इसके बारे में आपको 2-3 बातें उन्होंने पूछी है कि ये पायरेनोज है या फिर ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ा हुआ है किसी दूसरे मोनोमर से, और आपसे पूछा है ये अल्फा फॉर्म है या फिर बीटा फॉर्म है।
तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको ये देख के लग रहा है कि यार इसमें कितने हैं आपके 1 2 3 4 5 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। तो अगर हम बात करें आपका पायरन क्या होता है बच्चों, पायरन आपका क्या होता है, आपका होता है ऑक्सीजन और ये आपके बच्चों पायरन होता है। तो इसी से हमने ग्लूकोज की जो साइक्लिक फॉर्म थी उसको जब हम पायरेनोस बोलते हैं तो यहीं से ड्राइव हुआ है। तो हम कह रहे हैं यार एक साइक्लिक ईथर है जिसमें आपके 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। तो सेम आप यहां पे देख सकते हो आपके पास 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। तो ये फॉर्म तो आपकी कौन सी है, पायरेनोस फॉर्म है। अब ये पता करने के लिए कि यार ये ग्लूकोज की मेरी अल्फा फॉर्म है या बीटा फॉर्म है, तो हम कैसे पता करते हैं, हम पता करते हैं तो हम सबसे पहले ग्लूकोज का अपना एक स्ट्रेट चेन वाला हमने लिया कि ये अपना ग्लूकोज था, जब ये अटैक करता है बच्चों तो इस वाले कार्बन पे ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अटैक करेगा। तो अब आपका जैसे ही अटैक करेगा ये आपके इधर शिफ्ट होंगे, ये आपका जो है H2O से H लेगा और आपका OH यहाँ पे आएगा। अब ये OH जो यहाँ पे आएगा वो आपका राइट हैंड साइड में हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड में हो सकता है। अगर वो राइट हैंड साइड में है, ठीक है, हम पहला केस ले रहे हैं कि वो राइट हैंड साइड में गया, तो उसकी जब आप साइक्लिक फॉर्म बनाओगे और ये O इस कार्बन से, ये वाला कार्बन आपका इस वाले कार्बन से इस O के थ्रू बच्चों जुड़ जाएगा। तो हम बात करें कैसी फॉर्म बनेगी ये, तो ये आपका कनेक्ट हो गया। हमने कहा भाई यहां से आपका ऑक्सीजन कनेक्ट होगा तो आपका एक कार्बन 2 3 4 5, तो हमने कहा भाई 1 2 3 4 5 कार्बन एक ऑक्सीजन हमने बना दिया है, ठीक है। जहां पे अटैक किया हम वहां से शुरुआत करेंगे। तो इस पे हमने कहा OH जो है राइट हैंड साइड में है, तो जो राइट हैंड साइड में उनको हम बच्चों डाउनवर्ड बना रहे हैं। तो हमने कहा इस पे जो है OH आपका नीचे की तरफ है और आपका H जो है वो फिर इधर की तरफ हो जाएगा। दूसरे पे चले हम, उसमें हमने कहा भाई OH आपका राइट हैंड साइड में है, तो हमने इसको भी क्या करेंगे बच्चों, इसको भी हमने नीचे बनाया और हमने कहा H आपका ऊपर की तरफ है। तीसरे में आप देखोगे आपका OH लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपका ऊपर आएगा। चौथे में अगेन वो आपका राइट हैंड साइड में नीचे आएगा और यहाँ पे फिर आपका बचता है बच्चों CH2OH लास्ट वाले पे और एक बचेगा आपके पास H। तो ये OH जो मेरा नीचे की साइड आया, जो डाउनवर्ड आया, इसी को मैं बोलता हूँ कि अगर ये नीचे है तो ये इसकी अल्फा वाली फॉर्म है और अगर ये ऊपर हो जाता तो वो मेरी हो जाती बीटा फॉर्म, ठीक है। अब आप अगर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें जो आपको दिया गया है, तो हम क्या कह रहे हैं यार, हाँ बिल्कुल ये ग्लूकोज ही लग रहा है मुझे, अल्फा वाला, ठीक है, क्योंकि ये OH आपका नीचे की तरफ था और इसको इस वाले फ्रक्टोज से कैसे जोड़ा गया है, यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज सकते हो। लेकिन बच्चों ये क्या है, ये आपका क्या रहा होगा भाई, आपका यहाँ पे OH रहा होगा, यहाँ पे OH रहा होगा और इथाइलिन ग्लाइकोल से रिएक्शन करवाई गई होगी। तो हम क्या कह रहे हैं कि आपकी एक रिंग, भाई हम कह रहे हैं आपकी रिंग 1 है, रिंग 1 से ऐसे OH निकला। हमने कहा कि आपकी कुछ रिंग 2 है, उससे ऐसे OH निकला। हम लेके आए इथाइलिन ग्लाइकोल को, हमने कहा CC और भाई साहब ये OH, ठीक है। अपना ये H2O अगर हम निकाल देंगे तो हमें यही मिलेगा, O से C कनेक्टेड होगा और C फिर उससे O कनेक्टेड रिंग 2, वही आपको दिया गया है, ठीक है। तो इस कार्बन पे एसिटल लिंकेज बन रहा है अपना OR, तो अल्फा वाली फॉर्म है, पायरन से मिल रही है तो ये पायरेनोस भी है। और तीसरी बात बची कि बच्चों ये लिंकेज कैसा है, ग्लाइकोसाइडिक है या नहीं है। तो बच्चों ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आपका एक कोवेलेंट बॉन्ड ही है, जो क्या करते हैं, हम अपने मोनोमर्स को जोड़ने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स में आप क्या करते हो कि दो मोनोमर्स से आपने एक वोटो मॉलिक्यूल निकाल दिया, तो वो दोनों मोनोमर्स क्या है, ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे, उसी लिंकेज को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो वही हमें यहाँ पे किया है कि हमने भाई मोनोमर्स को जोड़ा है वोटो मॉलिक्यूल को निकाल के, तो ये हमारा लिंकेज ग्लाइकोसाइडिक है। तो तीन बातें हो गई कि फॉर्म ए जो है, ये वाली फॉर्म है बच्चों, ये आपकी पायरेनोस है, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए में। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे पूछ लिया जाता कि यार जो आपका बी है, ये तो एक ही बारे में पूछा, अगर ये जो बी वाली रिंग है ये क्या है और कैसे जुड़ी हुई है, ठीक है, तो ये वाला आप एक बार करके देखना, तो आप पाएंगे कि यार ये जो है ये मेरा बीटा फ्रक्टोज है। तो आप पाएंगे ये वाला क्या है, ये आपका बीटा फ्रक्टोज है। तो ये बीटा फ्रक्टोज है बच्चों, आप इसको बना के देखना, राइट। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एनिसोल दिया गया है और एनिसोल की रिएक्शन HBr से करवाई जा रही है और हमसे पूछा है कि प्रोडक्ट्स क्या होंगे, ठीक है। चलिए तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको दिया गया है OCH3 और इसकी रिएक्शन हमने करवाई HBr से, तो पूछा गया है क्या बनेंगे। ये सीधी सी बात है, आपके पास HBr आपको देगा H प्लस Br माइनस, तो क्या होगा, जो अपना एनिसोल है पहले इस पे आपका H जो है H प्लस
वो ऑक्सीजन पे जाके वहां पे अटैच हो जाएगा, राइट। अब अगर हम एक बात देखें, यहाँ पे हमें पता है कि यार ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर्स हैं, और ये लोन पेयर्स आपके बेंजीन रिंग के साथ क्या जा रहे हैं बच्चों, कंजुगेशन में जा रहे होंगे। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसमें थोड़े डबल बॉन्ड के भी कैरेक्टर होंगे। तो इस बॉन्ड को तोड़ना टफ है। आप ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो कि ये वाला कार्बन जो है sp2 है, ये वाला sp3 है, तो इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच कम होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। भाई ऑक्सीजन तो सेम है और इसकी ज्यादा है और sp3 की कम है, तो ये वाले में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, तो ये वाला पोलर है, तो कौन सा आसानी से टूटेगा, ये वाला। या ऐसे सोच लो कि भाई इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है और अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो उसको तोड़ना टफ है। तो ये लग गया। अब अपने पास है Br-, तो Br- यहां अटैक करेगा, यहां अपने पास दो पोजीशन है भाई, एक तो यहां अटैक कर सकता है, एक यहां अटैक कर सकता है, राइट। तो हमें पता है कि भाई कौन सा बॉन्ड टूटना आसान है, हमने अभी बात की, तो ऑक्सीजन और CH3 के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटना आसान है। तो Br- आपका यहां पे अटैक करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन आपके इस पे शिफ्ट करेंगे, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा यहां से आपको बच्चों मिल जाएगा फिनोल प्लस CH3Br। तो ये भी काफी आसान सवाल था, राइट। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 फिजिकल केमिस्ट्री से है और आपको पूछा गया है कि जो रेट कांस्टेंट है अपना, रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ ग्राफ कैसा होगा, तो ये आपसे पूछा गया है। चलिए, तो हमने जो रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ वाली इक्वेशन जो बच्चों हमने पढ़ी है वो हमने पढ़ी थी अरेनियस इक्वेशन, और आप अरेनियस इक्वेशन को देखोगे तो वो आपकी दो तीन चीजों के साथ डील करती है। कौन कौन सी, हमने कहा कि अगर आपको यार ए और बी के बीच में रिएक्शन करवानी है, हमने कहा कि अगर आपके पास a प्लस बी है और अगर आप यहां से ए बी बना रहे हो, अगर आपको रिएक्शन करवानी है तो हमने बात की सबसे पहली, तो यहाँ पे कोलिजन थ्योरी आती है। हम कहते हैं कि यार जो दोनों जिनके बीच में बॉन्ड बनना है भाई पहले उनको पास आना पड़ेगा, राइट, कोलाइड करना पड़ेगा। कोलाइड नहीं करेंगे तो बॉन्ड कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हमने कहा कि कोलाइड करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, कोलाइड तो कर रहे हैं लेकिन क्या प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कर रहे हैं, अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं रहा तो भी बच्चों बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमें प्रॉपर ओरिएंटेशन भी चाहिए, कोलिजन भी चाहिए। तीसरी बात, अब प्रोडक्ट कौन बनाएगा, कोलिजन तो बहुत सारे हो रहे होंगे, क्या सारे कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन है। इफेक्टिव कोलिजन से हमारा मतलब है कि आपको प्रोडक्ट मिलेगा उस कोलिजन के बाद। वो कब मिलेगा बच्चों, जब आपकी उस कोलिजन में जो आपकी अगर उस मॉलिक्यूल के पास उतनी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है तो वो उस बैरियर को क्रॉस करेगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो अरेनियस इक्वेशन इसी चीज को डील करती है, और अरेनियस इक्वेशन क्या कहती है कि आपका रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू A इंटू e टू द पावर माइनस EA बाई RT। तो अगर हम यहाँ पे बात करें A क्या है, तो A बच्चों अपना है, इसको अपन प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। तो हमने कहा ये आपका है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। ये अपना डील करता है दो चीजों के साथ, पहला कि आपकी कोलिजन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है, और दूसरा कि भाई अपने जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन प्रॉपर है या नहीं है। उसके बाद बात आती है कि यार e टू द पावर माइनस EA बाई RT, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी बच्चों, R आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T आपका टेम्परेचर। ये डील करता है कि यार आपके पास जितने कोलिजन हो रहे हैं उनका कितना फ्रैक्शन, तो कितने मॉलिक्यूल्स, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन जो इफेक्टिव कोलिजन हैं, जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है जो फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, तो ये उस फ्रैक्शन को डील करता है, राइट। तो ये करता है अपने फ्रैक्शन को डील जो फाइनली आपके प्रोडक्ट बना रहे होंगे, राइट। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम ग्राफ, तो सिंपल है, ग्राफ तो आप बना सकते हो, हमें बोला गया है कि K और T के बीच में ग्राफ हमें बनाना है, ठीक है। तो K और T के बीच में हम ग्राफ बनाना चाहें तो हमने ले लिया है y पे आपका K हो गया रेट कांस्टेंट और यहाँ पे आपका टेम्परेचर। तो सीधी सी बात है, मुझे एक्सपोनेंशियल दिख रहा है, राइट। कुछ आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं आप देखोगे कुछ में तो क्या है स्ट्रेट लाइन बना रखी है, तो वो तो ऐसे ही गलत हो गया। तो स्ट्रेट लाइन बना रखी है ऑप्शन नंबर बी और डी में, वो गलत हो गया, बचा ऑप्शन नंबर ए और सी। तो ऑप्शन ए और सी में आप देखोगे तो मान लो अगर टेम्परेचर हमने बहुत ही कम कर दिया, टेम्परेचर हमने बहुत ही कम कर दिया बच्चों, जीरो के पास मान लीजिए आप टेम्परेचर आपका है, टेम्परेचर आपका बहुत कम है, तो ये वाली टर्म आपकी बहुत बड़ी होगी, तो ये e टू द पावर नेगेटिव में है, तो ये हम इसको लिखना चाहें, हमने कहा भाई ये है a बाई e टू द पावर समथिंग, जो नंबर क्या है काफी बड़ा है, राइट। ये नंबर बहुत बड़ा है
तो ये क्या हो जाएगी ओवरऑल टर्म बहुत छोटी होगी। तो हमने कहा कुछ जीरो टाइप से स्टार्ट होगा और एक्सपोनेंशियल कर्व आएगा, तो वो जिस टाइप का बच्चों आना चाहिए और आप पाएंगे इस तरह का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन भी काफी आसान था, राइट। हमने थोड़ी सी थ्योरी भी कवर करने की कोशिश की कि अरेनियस इक्वेशन हमें क्या बताती है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि जो स्पीशीज आपको दी गई हैं 4 एबीसीडी ऑप्शन में, उनमें से स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 किस किस का होगा। अब सिंगल करेक्ट है तो एक का ही होगा, ठीक है। तो ये एक बार हम देख लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, तो बच्चों अगर आप कोई सब्सटेंस बना रहे हो तो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि आप मोलर एंथैल्पी कि उस सब्सटेंस का मुझे 1 मोल बनाना है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से, और जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से मैं बना रहा हूं वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं CO2 बना रहा हूं तो कार्बन मेरा ग्रेफाइट की फॉर्म में होना चाहिए, ऑक्सीजन मेरा गैसेस होना चाहिए, ठीक है। 1 बार पे हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर आपका कोई भी T हो सकता है, तो उस T के करस्पॉन्डिंग जो आपका स्टैंडर्ड स्टेट होगा उस एलिमेंट का, उससे आपका सब्सटेंस बनना चाहिए। अब इसको इसने बोल दिया है कि हमें पूछा है कि भाई 0 किसकी है स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो बच्चों 0 उनकी होगी जो ऑलरेडी अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है। अगर नहीं है तो उनके फॉर्मेशन में कुछ केमिकल एक्टिविटी होगी, तो वहां पे हमें हीट क्या है वहां पे बच्चों, मतलब वहां पे 0 नहीं होगी, कुछ आपको मान लीजिए कुछ रिलीज होगी, कुछ हमें देनी पड़ेगी, लेकिन कुछ रिलीज होगी अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो, लेकिन 0 उनकी होगी जो ऑलरेडी अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है। तो अगर हम देखें आपको दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस और आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए है ब्रोमीन गैस। बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस में ब्रोमीन जो है गैसेस नहीं होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, गलत। दूसरे में क्लोरीन गैस, हाँ ये ठीक है, क्लोरीन आपका गैसेस ही होता है। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है बच्चों आपके वो एलिमेंट ही नहीं है, राइट, वो आपके H2 आपका मॉलिक्यूल है, CH4 भी आपका कंपाउंड है, तो ये दोनों तो आपके एलिमेंट ही नहीं है, तो इनकी तो स्टैंडर्ड क्या बच्चों 0 होने से रही। तो सीधा सा बचता है हमारे पास ऑप्शन नंबर, तो ये तो अपन ने क्या है मुझे मानी कर लिया है, तो हमने कहा भाई 5वें का जो आंसर होगा वो होगा Cl2 गैसियस B, क्योंकि 298 केल्विन पे Cl2 गैसियस फॉर्म में ही रहता है, तो इसकी स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी बच्चों, 0 होगी। चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 6। उसमें हमें पूछा गया है कि C सिंगल बॉन्ड C, क्वेश्चन नंबर 6 C सिंगल बॉन्ड C आपके पास है, इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी है किलो कैलोरी पर मोल में। किसमें पूछा गया है, पूछा गया है किलो कैलोरी पर मोल में इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी है। अब देखो ये क्वेश्चन एक बार आ गया, जेई ने पूछ लिया, अगर आप ऑप्शंस देखो तो जेई ने ऐसे नहीं दिए कि भाई 70 80 90 इस टाइप से नहीं, ऑप्शन दिए गए हैं भाई 1 10 100 1000, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार हम अब जो है जेई इस तरह का भी कुछ पूछ सकती है तो हमने रटना शुरू कर दिया भाई सी सिंगल बॉन्ड सी कितनी है, डबल कितनी है, ट्रिपल कितनी है, CH कितनी है, CCl कितनी है, नहीं ये नहीं करना है बच्चों। जेई ने पूछा है क्योंकि आप जब क्वेश्चन भी सोल्व करते हो मेनली न्यूमेरिकल्स में, जब हम थर्मोकेमिस्ट्री में सोल्व करते हैं तो हमें ये कई बार एनकाउंटर होती है ये वाली चीज हमें, तो एक रफ आइडिया यार आपको होना चाहिए कि भाई किलो कैलोरी पर मोल में क्या है आपकी सी सिंगल बॉन्ड सी की रफली कितनी होगी, ठीक है। तो आप ऑप्शन देखोगे तो रफली बच्चों ये अपनी होती है किलो कैलोरी पर मोल में 88 से 150 इस वाली रेंज में आपकी क्या है बच्चों किलो कैलोरी पर मोल आपकी होती है। तो हम रफली कह सकते हैं कि यार ये आपकी क्या है, अब नियरेस्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा है तो आप कहेंगे यार कुछ 100 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। अगर जूल में लिखना चाहो तो 4.2 होता है, ठीक है। तो हम कह देंगे कि 420 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अगेन आपको सारी बॉन्ड एंथैल्पीज जो है ये उस बॉन्ड तोड़ने में कितनी हीट देनी है वो याद नहीं करना है, ठीक है। मोटा मोटा रफ आइडिया एक बार पूछ लिया गया है, लेकिन हम कह सकते हैं कि दोबारा ऐसा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है। अगर है तो आपको इस ऑप्शन बहुत क्लोज नहीं मिलेंगे, इसी तरह के मिलेंगे, आप वहां से रफ आइडिया लगा सकते हो। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो आप देख रहे हो कि जब पिछले 2-3 क्वेश्चन जो है वो सीधा आप जो है आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं, सीधा टिक कर सकते हो, काफी जो है छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वन लाइनर टाइप्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा गया है कि EDTA जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड का आपको स्ट्रक्चर पूछ लिया गया है।
अब इसमें ऑप्शन कुछ तो ऐसे दिए गए कि आप देख के कहोगे नहीं नहीं यार ये तो नहीं था। अगर आपने नोट्स ढंग से पढ़े होंगे तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने क्या है सीधा देखते ही बना लिया होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। ईडीटी का स्ट्रक्चर हमें पता है क्या है, तो ईडीटी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम पढ़ते हैं, हेक्साडेंटेट अल्काइल लिगेंड है ये। तो हमने कहा कि भाई ईडीटी आपका क्या होता है बच्चों, ईडीटी आपका होता है सी और फिर आपका नाइट्रोजन, और यहाँ पे आप पाएंगे CH2COOH और यहाँ पे भी CH2C डबल बॉन्ड OH, और सेम आपका डिक्टो इधर की तरफ बच्चों। तो ये आप पाओगे आपको ऑप्शन नंबर सी में आपको बच्चों ये दिया गया है। चलिए, तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, आपको पता है कि ये वाला स्ट्रक्चर ऐसा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले वाले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, वो भी आपको कोऑर्डिनेशन से ही है। आपको पूछा गया है कि भाई जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म किस वाले एग्जांपल में जो है शो हो रहा है। आपको जो मेन एंटिटी दे रखी है वो आपके पास है, आपको दिया गया है क्रोमियम H2O4 क्लोरीन, ठीक है बच्चों, नाइट्रो, और फिर आपका हो गया क्लोराइड आयन। तो जो हमें पता है कि हमें अगर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करना है अगर आपके इसको, तो जो आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी इसके अंदर जो आपके पास आयन है और जो इसके बाहर हैं, तो आउटसाइड द कॉम्प्लेक्स और इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो आपके पास स्फीयर के अंदर और स्फीयर के बाहर जो आपके आयन्स हैं वो दोनों क्या करने चाहिए, एक्सचेंज करने चाहिए। ये अपनी होती है बच्चों क्या, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन। तो अगर हम देखें ऑप्शन नंबर ए जो आपको दिया गया है उसमें क्या किया गया है, उसमें क्लोरीन को केवल बाहर निकाल लिया गया है, ठीक है। तो आपने कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो है नंबर ऑफ लिगेंड ही कम कर दिए हैं, तो वो तो आपका क्या है बच्चों, नहीं है आइसोमेरिज्म। उसके बाद चलते हैं हम ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में क्या किया गया है, हाँ ऑप्शन नंबर बी में बच्चों इस क्लोरीन को अंदर लिया है, NO2 को बाहर निकाला है। तो ऑप्शन नंबर बी आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या है, क्रोमियम है, H2O4 ही है, और हमने कहा NO2 बाहर गया तो अपने पास, और Cl वहां से आ गया तो Cl2, और आपको यहाँ पे NO2। तो ऑप्शन नंबर बी में मुझे दिख रहा है हाँ यार कुछ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म यहाँ पे हुआ है भाई, एंटिटी के बाहर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर और अंदर जो है उनमें क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है लिगेंड का। तो ये है ऑप्शन नंबर सी। आप देखोगे तो वहां पे NO2 में लिख के बच्चों ONO लिखा है। अब हमें पता है NO2 में लिख के ONO लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये लिगेंड जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, मेटल से बॉन्ड बना रहा होगा, वो O के थ्रू बना रहा है ना कि N के थ्रू। हमें पता है NO2 जो है वो एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है, तो इसलिए क्या है ये वाला आपका कौन सा है बच्चों, लिंकेज आइसोमेरिज्म है। लिंक जिस एटम से हो रहा है, अगर एम्बिडेंटेड लिगेंड है और फिर आपका एक में N से हो रहा है एक में O से हो रहा है, तो ये आपका क्या है बच्चों, लिंकेज आइसोमेरिज्म है, ना कि आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो लिंकेज है। ऑप्शन नंबर डी की बात अगर हम करें तो आपको क्या दिया गया है, H2O4 Cl2NO। तो बच्चों ये भी आपका क्या है, हमें क्या है Cl बाहर ले आए हैं और H2O बाहर लगा दिया है, तो आपकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है, स्फीयर के अंदर हमने क्या कर दिए हैं, आपके आयनसी जो है, आपके लिगेंड जो है ज्यादा हो गए हैं, तो ये भी आपका आइसोमेरिज्म नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमें तो अपना मिल ही चुका है, आयोनाइजेशन वाला हमें मिल चुका है कि भाई बी में जो है NO2 बाहर गया और Cl जो है अंदर आ गया, तो ये अपना हो गया, तो Cl ने रिप्लेस किया है अपने NO2 माइनस को, तो अपना ये हो गया आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया गया है, ठीक है, और आपसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आप देखोगे तो बच्चों आपको दिया गया है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन मतलब बच्चों ये हो गया ब्यूटेन और 2 पे डाइमिथाइल, राइट। तो हम कह रहे हैं 1 2 3 4। न्यूमैन प्रोजेक्शन जो आपको दी गई है वो दी गई है कुछ इस तरह की कि आपके पास जो आपका फ्रंट वाला कार्बन है बच्चों, ये वाला, इस पे है कोई X है, हमें नहीं पता X क्या है, अभी पता लगाएंगे, और 2 हाइड्रोजन है। पीछे वाला जो है उस पे इधर की तरफ CH3, ठीक है, इधर की तरफ भी CH3 और नीचे की तरफ है Y। अब आपको पूछा गया है कि यार X और Y के जो है वो पॉसिबल ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। मल्टीपल चॉइस आपका ये क्वेश्चन है, तो मल्टी करेक्ट में मोर देन वन आंसर आपके बच्चे हो सकते हैं। अब देखो यार, अगर मुझे ये दिख रहा है कि यार पीछे वाले पे, मेरा जो पीछे वाला है, पीछे वाला कार्बन, उस पे 2 CH3 तो है, ठीक है। तो अगर मान लो अगर मैं 2 और 3 के अलोंग देखता हूं, 2 और 3 के अलोंग देखता हूं, किधर से बच्चों, इधर से देखते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा पीछे, राइट। तो मेरा ये 2 वाला चला जाएगा पीछे। तो मैं कह रहा हूं कि इस पे क्या है, 3 CH3 है, राइट, 2 लगा रखे हैं, तो मैं कह सकता हूं 2 पे क्या हो जाएगा, 1 Y क्या हो जाएगा। अगर मैं 2 3 के अलोंग देख रहा हूं तो मेरा Y आ जाएगा CH3। कब आ रहा है, जब मैं
2,3 के अलोंग देख रहा हूं 3 वाले से, राइट। और जो सामने वाला है ये वाला कार्बन जो है उस पे एक क्या है CH3 है और दो क्या है बच्चों H। तो दो H तो लगा रखी है और X क्या हो सकता है CH3 हो सकता है उस केस में। तो जब हमने 2 और 3 के अलोंग देखा, 2 और 3 के अलोंग जब हम बनाएंगे इसकी न्यूमन तो मुझे मिलेगा यार X भी CH3 Y भी CH3। दूसरा क्या कर सकते हैं हम, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको 1 2 के अलोंग देखें बच्चों, 2 3 के अलोंग हमने देख लिया, अगर मैं इसको 1 और 2 के अलोंग देखूंगा तो मैं क्या पाऊंगा कि यार मेरा जो 1 है, ठीक है, देखो यार बच्चों अभी 2 पे क्या है, पीछे वाले पे 2 CH3 हैं, तो हम इधर से देखेंगे, राइट, इधर से देखेंगे क्योंकि 2 वाले पे पीछे वाले पे 2 CH3 हैं, तो ये पीछे वाला हो गया, इस पे 1 CH3 2 CH3। तीसरा ग्रुप जो बच गया वो क्या बच गया बच्चों C2H5, ये वाला बच गया, राइट। तो फिर Y क्या हो सकता है, अगर हम 1 2 के अलोंग देखेंगे तो मेरा Y हो सकता है C2H5 हो सकता है, और इस पे क्या है बच्चों 3 हाइड्रोजन है, तो और फिर मेरा X क्या होगा हाइड्रोजन ही होगा। तो मेरे पास दो पेयर आ गए हैं। पहले वाले में मुझे पता लगा जब मैंने 2 3 के अलोंग देखा तो मैं कह रहा हूं यार X भी CH3 और उस केस में Y भी CH3। जब मैंने 1 2 के अलोंग देखा तो मैं कह रहा हूं जब मैंने 1 2 के अलोंग देखा तो X मेरा हाइड्रोजन और Y मेरा C2H5। क्लियर है। चलिए अब ऑप्शन मिलाने की कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर ए में हाइड्रोजन हाइड्रोजन गलत बात, बी में आपका हाइड्रोजन C2H5 बिल्कुल हमें मिल गया ये वाला केस। ऑप्शन नंबर सी में C2H5 हाइड्रोजन गलत बात, ऑप्शन नंबर डी में CH3 तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शंस, राइट। आई होप ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। चलिए तो चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा पेयर बफर बनाएगा। आपको 4 आइडेंटिकल कंसंट्रेशन के एक्वा सॉल्यूशन आपको दिया गया है, किस किस का दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 बफर का क्वेश्चन है। आपको दिया गया है HNO3, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड, और आपको दिया गया है बच्चों उसका सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं बफर की। अब बफर में क्या है, बफर एक ऐसा सॉल्यूशन है अगर आप H+ OH- डालोगे तो वो क्या करेगा भाई, H+ डाल रहे हो और OH- तो pH चेंज होगी, राइट। लेकिन बफर उस pH चेंज को रेजिस्ट करेगा, वो नहीं चाहेगा यार pH चेंज हो, ठीक है। तो मेरे पास बफर में क्या होना चाहिए, मेरे पास H+ से रिएक्ट करने के लिए एक कॉन्जुगेट होना चाहिए एसिड का, राइट, जो उस H+ से रिएक्ट करके एसिड बनाए। और मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास एक मेरे पास एसिड भी होना चाहिए OH- से रिएक्ट करने के लिए, मेरे पास दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर मेरे सॉल्यूशन में केवल जो पेयर आपको ऑप्शंस में दिए गए आप देखोगे यार किसी में केवल एसिड है, किसी में केवल बेस ही है, तो अगर एसिडिक पार्टी है और अगर मैं और एसिड डाल दूंगा तो पीएच तो चेंज होगी, कौन रिएक्ट करेगा उन एसिड से, राइट। और अगर आपके पास केवल बेस है और अगर मैं और बेस डाल दूंगा तो कौन रिएक्ट करेगा, तो भी आपकी पीएच चेंज होगी। तो मुझे चाहिए यार, मुझे एक एसिड भी चाहिए, मुझे बेस भी चाहिए, राइट, और मुझे वो वीक वाला चाहिए। स्ट्रॉन्ग वाला डाल दूंगा तो पहले स्ट्रॉन्ग वाला क्या फटाफट रिएक्ट कर जाएगा और पीएच में मेरा शार्प चेंज आएगा। तो मैं बात कर रहा हूं, तो मैंने कहा यार मेरा जो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया गया है क्या, आपको दिया गया है HNO3 एंड एसिटिक एसिड, राइट। तो भाई यहां से H+, यहां से H+, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड आपके पास एसिड ही है, मैंने और एसिड डाल दिया तो पीएच चेंज होगी, ये हो गया गलत। बी आपके पास है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड, ठीक है, तो पहला पेयर बनाया इन्होंने, यहां से एसिड लेके ये एसिड लेके, अब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस लेके बना रहे हैं ये, और इन्होंने कहा CH3 COO- Na+। मेरे पास दोनों पार्ट बेसिक है, राइट, मेरे पास दोनों क्या है, ये मेरा हाँ कॉन्जुगेट बेस है एक वीक एसिड का, और ये मेरे पास क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर मैंने और बेस डाल दिया तो उससे रिएक्ट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मेरी पीएच क्या होगी, चेंज होगी। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की, ठीक है। नॉर्मली हम क्या कहते हैं यार, मेरे पास एक वीक एसिड हो और उसका कॉन्जुगेट और क्या हो सोल्ट हो उसी का विद स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसा क्यों बोलते हैं हम कि मेरे पास दोनों चीजें आ जाएंगी, राइट। जैसे मैंने कहा अगर मैं यहां से उठा लूं CH3COOH जो आपका ऑप्शन नंबर डी है भी, मैंने कहा यार मेरे पास क्या हो, एक वीक बेस हो एंड इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। तो भाई मैंने कहा सॉरी स्ट्रॉन्ग वीक एसिड बच्चों, वीक एसिड, तो मैंने कहा यार मेरे पास है CH3 COOH एंड CH3 COO- Na+।
यार अब मुझे बताइए फीबली आयनाइज हो रहा होगा पानी में और H+ दे रहा होगा, आप OH- डालोगे वो H+ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, आप H+ डालोगे ये रिएक्ट करेगा और एसिड बनाएगा। तो जो भी आप H+ OH- डाल रहे हो वो वीक वाले क्या कर रहे हैं, उनको कंज्यूम कर जा रहे हैं और खुद ही कॉन्जुगेट बना रहे हैं, तो मेरे पीएच में क्या होगा, ज्यादा चेंज नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो आपको दिया गया है, अब इसको कई तरीके से बनाया जा सकता है, आपको जरूरी नहीं है सीधा सीधा दे दे कि यार ये रहा वीक एसिड, ये रहा उसका सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, या ये रहा मेरा वीक बेस और ये रहा उसका सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में तो दे दिया कि भाई CH3COOH और CH3COO -Na+ है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी आप देखोगे, ऑप्शन नंबर सी आप देखोगे आपको दिया गया है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड CH3COO -Na+। यहां पे ध्यान देने की बात जो है वो ये है कि यार उन्होंने बोला था आइडेंटिकल कॉन्सेंट्रेशन, राइट, वॉल्यूम मैं अपनी मर्जी से ले सकता हूं। मान लो अब मैं लूंगा इसका वॉल्यूम इसके कंपैरिजन में कम, ठीक है, तो इसके मोल्स होंगे कम, तो इसका एसिडिक पार्ट H+ बाई से रिएक्ट करेगा और इसका वीक एसिड बनेगा, राइट। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ये मेरा कम क्वांटिटी में है तो यहां पे क्या रिएक्शन होगी, CH3COO- प्लस HNO3 से आएगा मेरे पास H+ और मेरा बनेगा CH3C डबल बॉन्ड H मेरे पास बनेगा, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है वो बनेगा। अब अगर ये लिमिटिंग हो, ये H+ मेरा क्या हो बच्चों, H+ मेरा अगर लिमिटिंग होगा तो क्या होगा, ये पूरा खत्म भी नहीं होगा, मेरे पास ये भी बचेगा और मेरे पास ये भी बन चुका होगा, तो मेरे पास बन गया ना यार, मेरे पास वीक एसिड भी आ गया और कुछ मेरा उसका सोल्ट भी क्या है बचा हुआ है, यही बन गया। तो जरूरी नहीं है सीधा लिख के दे दे, इस तरह से भी इन्होंने क्या थोड़ा सा घुमाया, बस इसकी अगर हम क्वांटिटी लिमिटिंग कर दें तो भी मेरे पास एक बफर ही बन रहा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो आपके हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ए भी तो सीधा, क्योंकि उनके पास क्या है, एक में केवल एसिड एक में केवल बेस है, तो वहां से पीएच मेरा नहीं बनने वाला। चलिए तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक फिनोल दिया है और फिनोल की रिएक्शन आपकी NaOH और Br2 से करवाई जा रही है और आपसे इंटरमीडिएट्स पूछे हैं। तो भाई ये आपको दिया गया है, यहां पे आपको दिया है NaOH और Br2 और आपसे पूछा है कि इंटरमीडिएट्स क्या क्या पॉसिबल हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, तो सबसे पहले मुझे पता है NaOH क्या है, एक बेस है, यहां मेरे पास क्या है, फिनोल क्या है, एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। तो मैंने कहा सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मेरे पास फिनोल रिएक्ट करेगा NaOH के साथ और बनेगा फिनोक्साइड आयन प्लस वाटर, बन गया फिनोक्साइड आयन। अब क्या होगा फिनोक्साइड आयन, अब फिनोक्साइड आयन हमें पता है कि यार ये O- क्या है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरी ऑर्थो पे जाएगी, पैरा में भी जाएगी। कैसे जाएगी, इस वाले को अपन ऐसे बना लेते हैं रिंग को, राइट, बॉन्ड्स दिखा के। अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई ये इधर शिफ्ट किए, ये इधर शिफ्ट किए, तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव आ गया है और ये डबल बॉन्ड O, राइट। अब अगर दोबारा शिफ्ट कराएं तो ये आपका इधर, ये आपका जाएगा पैरा पे, तो पैरा वाला प्रोडक्ट हम पहले बना रहे हैं, तो हमने कहा यार यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे आया माइनस, यहाँ पे आया डबल बॉन्ड O। अब क्या होगा, अब आपके पास है Br2, ये इस पे अटैक करेगा, आपका ये वाला Br- निकल जाएगा क्योंकि वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, राइट। तो क्या बनेगा हमारे पास, अब हमारे पास बनेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे आपके पास Br लग चुका है, हाइड्रोजन तो यहाँ पे आपके पास एक है ही। अब ये रिंग एरोमेटिसिटी अपनी रिगेन करने के लिए क्या करेगी, ये आपका H क्या है, H+ की फॉर्म में निकल जाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन आपके कहां शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा, अगर H+ जाएगा शिफ्ट करेंगे तो हमें मिल रहा होगा, भाई ये ऐसे है, यहाँ पे नेगेटिव आया, आपके पास यहाँ पे Br है, डबल बॉन्ड O है। अब आपके इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ शिफ्ट कराइए, इनको यहाँ शिफ्ट कराइए, इन वालों को यहाँ शिफ्ट कराइए, आपको क्या मिलेगा, आपको फिनोक्साइड मिल चुका है और पैरा पे ब्रोमीन आ चुका है। तो ये तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, तो मिल गया, ठीक है। अब हमें पता है कि दोबारा सेम चीज भी तो कर सकता है, दोबारा मान लो ये चार्ज जब आया आपका, ठीक है, यहां से हम कह रहे हैं आपको ये मिल चुका है, यहीं से आगे करते हैं कंटिन्यू, और हमने कहा ये आपके पास है, आपके पास क्या है, आपके पास हमें मिल चुका है पैरा पे ब्रोमो, ठीक है, और इस रिंग को दोबारा वैसे ही बनाते हैं,
अब हमने क्या कहा कि दोबारा आपका चार्ज डिलोकलाइज किया, ऑर्थो पे आया, ऑर्थो पे आया तो हमने बनाया भाई, यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे ब्रोमो लग चुका है, डबल बॉन्ड ओ, राइट। अब आपके पास दोबारा क्या है बच्चों, बी आर, बी आर, ठीक है। ये वाला नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, ये आपका छोड़ के चला जाएगा, तो क्या बनेगा आपके पास, आपके पास बनेगा डबल बॉन्ड हो, सिंगल सिंगल, यहाँ पे लग चुका होगा बी आर, और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है। सेम प्रोसेस कीजिए, हाइड्रोजन को भगाइए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेंगे, फिर ये वो इधर करेंगे, ये इधर करेगा, तो आपके पास बनेगा दोबारा, ठीक है, फिनोक्साइड ही बनेगा। इस बार आपके ऑर्थो पे भी बी आर लग चुका है और पैरा पे तो लगा हुआ ही था। तो आप पाएंगे कि ये ऑप्शन नंबर हमें कौन सा मिल गया है, ए भी मिल गया है, ठीक है। अब एक चीज और हो सकती है बच्चों, कौन सी चीज हो सकती है, हमने जब पैरा पे लगाया, हमने जब पैरा पोजीशन पे ब्रोमिनेशन कराया, अब हम क्या कह रहे हैं कि दोबारा अगर ये चार्ज डिलोकलाइज होकर पैरा पे ही आया तो वहां से भी यार पॉसिबिलिटी तो वो भी है, ये सारी एक साथ हो रही होगी, ऐसा नहीं कि ये चल रही होगी भाई ये होगी फिर उसके बाद नहीं। बच्चों काफी सारी रिएक्शंस क्या है एक साथ हो रही होंगी, ठीक है। अब मेजर कौन सी है, माइनर कौन सी है, वो बात हम कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि यार यही हो रही होगी, ठीक है। हम कह सकते हैं यार ये मेजोरिटी में हो रही होगी, ठीक है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि यार ये मेरा दोबारा पैरा पे तो आ ही सकता है। तो इसको दोबारा अगर मैं पैरा पे लाता हूं, ठीक है, इसको मिटाते हैं थोड़ा और उसको दोबारा पैरा पे लाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं वहां से क्या मिलता है। तो जो अपने पास है ये पैरा पे मेरे पास ब्रोमो था और मेरे पास फिनोक्साइड आयन है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर दोबारा ये चार्ज हम पैरा पे लेके आएंगे तो वो आप लेके आ जाएंगे, यार ये यहां से यहां जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद ये इधर शिफ्ट करेगा, ये यहां पे शिफ्ट करेगा, तो हमने कहा मेरे पास बन जाएगा यहां पे दोबारा माइनस ब्रोमो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि आपके पास अब दोबारा क्या है, Br2 तो है ही, राइट, ये यहाँ पे अटैक करे, ये Br माइनस निकल जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, तो मुझे मिलेगा डबल बॉन्ड यहाँ पे Br और Br, राइट, और डबल बॉन्ड O, ये मिलेगा, ठीक है। अब आपके पास H प्लस तो है नहीं, पीछे जाओगे Br को हटाओगे तो ये मिल रहा होगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि अभी आपके पास H प्लस नहीं है तो एरोमेटिसिटी यहां से इसके पास नहीं आएगी, लेकिन बन तो ये भी सकता है, ठीक है। तो आपको जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है बच्चों, पॉसिबल वो भी है, तो एक इंटरमीडिएट आपका वो भी हो सकता है। तो हम कह रहे हैं ऑप्शन ए, बी एंड सी, ये तीनों क्या होंगे आपके इस क्वेश्चन के क्या होंगे, करेक्ट ऑप्शंस तीनों हैं। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको पूछा है कि वाटर की टेम्पररी हार्डनेस हम, जो आपको 4 रिएजेंट दिए गए हैं, किन किन से दूर कर सकते हैं। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि टेम्पररी हार्डनेस जो है, पहले बात करते हैं हार्डनेस की। हार्डनेस क्या होती है पता है, वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की वजह से क्या होता है बच्चों, वाटर में हार्डनेस होती है। क्या मतलब है वाटर में हार्डनेस से हमारा, अब वाटर में अगर आपके बच्चों हार्डनेस है तो क्या होगा, आप मान लो कपड़े धो रहे हो, ठीक है, तो देखोगे यार आपका झाग जो है बढ़िया नहीं बन रहा है, कपड़े बढ़िया नहीं धुलेंगे आपके, ठीक है। या फिर आप क्या मान लो आप साबुन से हाथ धोए, ठीक है, तो आपको लगेगा यार साबुन से हाथ धोने के बाद भी आपके हाथों पे क्या स्कम टाइप का क्या है, कुछ लगा हुआ है, आपके हाथ के अच्छे से नहीं धुले हैं। तो ये सारी चीजें होती है जब वाटर में बच्चों हार्डनेस क्या है, हार्डनेस बच्चों आपके वाटर में होती है। तो हमने बात की क्यों होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन की वजह से। अब हम कह रहे हैं कि 2 तरह की हो सकती है, टेम्पररी, परमानेंट। टेम्पररी ऐसी हार्डनेस जिसको हम क्या है पानी को बॉईल करके, ठीक है, हम क्या है उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट क्या है, उसमें आपको थोड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ केमिकल रिएक्शंस करवानी पड़ेंगी और तब जाके बच्चों आपकी क्या होगी, परमानेंट हार्डनेस दूर होगी। अब टेम्पररी कब होगी, परमानेंट कब होगी। टेम्पररी आपकी होती है, तो अब तक हमने बात की, तो बच्चों हमने बात की कि वाटर की जो हार्डनेस है वो 2 तरह की हो सकती है वाटर में। एक हमने बात की टेम्पररी, राइट, तो हमने बात की कि भाई ये टेम्पररी हो सकती है या फिर हो सकती है बच्चों परमानेंट, राइट। अब टेम्पररी क्या होगी आपकी, बाइकार्बोनेट्स की वजह से, और परमानेंट बच्चों आपकी होगी सल्फेट या फिर क्लोराइड एनायंस की वजह से। तो हम बात कर रहे हैं कि टेम्पररी हार्डनेस को हम जो है कैसे दूर करेंगे। तो हमने पढ़ा है कि जो क्लार्क्स मेथड होता है, ये आपको नोट्स में पढ़ाया गया है कि जो क्लार्क्स मेथड है, क्लार्क्स मेथड में हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं कि अपने पास मान लेते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट की हार्डनेस जो है बच्चों पानी में प्रेजेंट है, ठीक है। कैल्शियम की वजह से हमें पता है कैल्शियम मैग्नीशियम के जो आयंस है उनकी वजह से वाटर में हार्डनेस होती है, और बाइकार्बोनेट डिसाइड कर रहा है कि यार टेम्पररी होगी या फिर परमानेंट।
तो ये हार्डनेस है और हमें पता है कि अपन इसमें क्या यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेट लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने स्लेट लाइम के साथ इसकी रिएक्शन करवाई और ये बनाता है बच्चों CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जो पानी में इंसोल्यूबल है। तो यहां से आपका बाइकार्बोनेट क्या होगा बच्चों, यहां से आपका कार्बोनेट जो है पीपीटी की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा और अपने को मिलेगा H2O। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, वाटर की जो टेम्परेरी हार्डनेस है उसको हम दूर करते हैं। तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया बच्चों ऑप्शन नंबर बी, राइट। बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो जेई ने जो है, अब जेई ने केवल ऑप्शन नंबर बी दिया है, ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के सॉल्यूशंस, तो उन्होंने बच्चों सी और डी भी दिए हैं, लेकिन हम जेई वाला ही मानेंगे। तो हम मानेंगे ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पूछा गया है कि कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है। 4 प्रॉपर्टी दी गई है आपको। अब बच्चों इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी कौन सी होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो मास डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें जैसे वॉल्यूम आपका हो गया, ठीक है, वो मास डिपेंडेंट है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो हम बात कर रहे हैं इंटेंसिव की, जो मास पे डिपेंड ना करे, ऐसी प्रॉपर्टी हमें चाहिए, ठीक है। अब अगर आप ऑप्शंस देखो, ठीक है, तो पहले ये देखते हैं यार कौन सी नहीं है, ठीक है। हमने कहा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13, अगर आप सी ऑप्शन देखो तो सी ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस हमारा होता है रो एल बाई ए। भाई आप लंबा तार लोगे तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये तो क्या हो गई, उसके मास पे डिपेंड कर रहा है। तो ये तो मेरी क्या है, एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी की, ऑप्शन नंबर डी है मेरी हीट कैपेसिटी, राइट। हीट कैपेसिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं, हीट कैपेसिटी हम कहते हैं कि आपको किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो है मेरी हीट कैपेसिटी। अब यहाँ पे क्या मास डिफाइंड नहीं है। मैं कह रहा हूं यार 1 लीटर पानी है, ठीक है, वो मुझे गर्म करना है। यार खुद का पानी सर्दी में गर्म करते हो, खुद का सब कर लेते हैं, जब आती है ना पूरे घर वालों को गर्म करो चूल्हे पे, तब हालत खराब होती है। क्यों, क्योंकि बच्चों जितना ज्यादा पानी होगा उतनी देर में गर्म होगा, क्योंकि टेम्परेचर तो आपको ऐसा नहीं कि ज्यादा लोग आए थोड़ा कम गर्म चलेगा, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिश है। भाई मुझे चाहिए 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म पानी, अपना अपना है, किसी को कम गर्म चलता है, किसी को ज्यादा गर्म चलता है। तो अगर मेरा पानी का मास बढ़ेगा तो यार मुझे ज्यादा देर तक उसको हीट करना पड़ेगा, मुझे ज्यादा क्या है, सेम टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो हम कहते हैं कि आपकी हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज Q अपॉन डेल्टा T। तो पर यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आपको जो हीट देनी पड़ेगी, अगर यही हीट कैपेसिटी बच्चों अगर मोलर या स्पेसिफिक हो जाती, स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक हम कहते हैं कि यार आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी, 1 ग्राम टेम्परेचर का, राइट, 1 ग्राम सब्सटेंस का मास 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो वहां पे आपने मास पर यूनिट मास कर दिया है, तो अब डिपेंड नहीं करेगी वो मास पे। या हम क्या कह सकते हैं, हम या फिर मोलर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मोलर हीट कैपेसिटी को कैसे कह सकते हैं कि 1 मोल का बढ़ाने के लिए आपको 1 डिग्री टेम्परेचर। तो आपने मास ही डिफाइन कर दिया, तो हमने मास से उसको क्या कर दिया, इंडिपेंडेंट कर दिया। तो अब वो दोनों आपकी होती इंटेंसिव, लेकिन यहां पे ये बच्चों हीट कैपेसिटी है, ये क्या है, मास डिपेंडेंट है। तो बी, सी और डी ऑप्शन तो आपके क्या है, गलत है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया मोलर कंडक्टिविटी, इसको हम ऐसे नोट करते हैं, राइट। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या है मेरी, मोलर कंडक्टिविटी मेरी बच्चों 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की डिफाइन होती है। मैं कहता हूं कि यार 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में जितने आयन हैं उन सबका कंडक्टेंस मेरा, राइट। और हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और एरिया उनका इतना होगा कि वो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को रख सके, वो सारी बातें हैं। लेकिन मैं डिफाइन कर रहा हूं 1 मोल के लिए, ठीक है। और अगर इसका फॉर्मूला भी देखोगे तो आप पाओगे कि ये आपकी है कैपा इंटू 1000 बाई मोलैरिटी। तो मुझे पता है कि मोलैरिटी मैं 1 लीटर दूं, 2 लीटर लूं, 4 लीटर लूं, मेरी मोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये आपकी मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। कैपा तो आपकी क्या है, आयंस की प्रॉपर्टी है ना, सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, तो कैपा भी चेंज नहीं हो रहा है। तो कहीं से मुझे मेरी मोलर कंडक्टिविटी मास डिपेंडेंट नहीं दिख रही है, ठीक है। तो मैंने कह दिया यार ये मेरी क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हमने कहा ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है ईएमएफ। ये सेल का जो ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना लीटर सॉल्यूशन है, मास पे डिपेंड करता है क्या ये? अगर हम नॉइस इक्वेशन से भी जाएं तो हम कहते हैं कि आपका जो E होगा दैट वुड बी E नॉट माइनस 2.303 RT बाई NF log K, ठीक है। और यहाँ K में मान लो आपका कुछ आ रहा होगा भाई X N प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, या फिर ठीक है जो भी किसी दूसरे Y का यहाँ पे
ठीक है, कुछ इस टाइप से आपका आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपका कुल मिला के कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो कुछ अपने पास K है, जो भी आपको इक्वेशन दी गई केमिकल रिएक्शन उसका मेरे पास K है वहां पे। चलो अब मुझे पता है E नॉट तो मेरा चेंज होगा नहीं, ठीक है भाई। Ag का Ag प्लस में जाने का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन, इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो है वो फिक्स है, ठीक है। तो जो भी है वो फिक्स है। ऐसे ही सबका क्या है, फिक्स है। वो डिपेंड कर रहा है कि Ag है, जिंक है, कॉपर है, क्या है। ऐसा नहीं है Ag का अभी ये है, मैं Ag की क्वांटिटी ज्यादा लूंगा तो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल चेंज होगा नहीं। तो E नॉट तो मेरा चेंज हो नहीं रहा है, तो E नॉट को आप लिख सकते हो कि हाँ भाई रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, राइट। तो आप कहोगे यार E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, ये रिडक्शन वाला बोल रहा हूं मैं, प्लस हमने कहा आपका एनोड पे ऑक्सीडेशन वाला, ठीक है। तो ना तो ये चेंज होना ना ये चेंज होना, ये तो मेरा फिक्स है। अब ये चेंज होगा क्या, देखो यार आपका क्या है, किसी रिएक्शन में n जो होगा मेरा, किसी केमिकल इक्वेशन में मेरा n जो होगा वो तो मेरा फिक्स है। फैराडे कांस्टेंट, ये तो वैसे कांस्टेंट है बेचारा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कांस्टेंट है। टेंपरेचर मेरा, हम टेंपरेचर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं किसकी, हम मास डिपेंडेंट देखना चाह रहे हैं, ठीक है। चलो अब हमने कहा कि ये आपकी जो है यार ये कॉन्सेंट्रेशन है मेरे, ठीक है। तो एक तरह से मोलैरिटी ही है वो मेरी। जब मेरी मोलैरिटी नहीं है मास डिपेंडेंट, तो वो भी नहीं है मास डिपेंडेंट, तो कहीं से मेरा ईएमएफ जो है वो मास डिपेंडेंट नहीं है। आप यहां पे कंफ्यूज मत होना कि सर जैसे जैसे रिएक्शन होगी ई की वैल्यू चेंज होगी, यार होगी, वो मास की वजह से नहीं हो रही है। हम ये देख रहे हैं कि हम अगर 1 लीटर की जगह 2 लीटर ले रहे हैं, 2 की जगह 4 ले रहे हैं, तो क्या मेरा चेंज होगा ईएमएफ, हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। आप उस सेल से, आप उस बैटरी से वर्क कर रहे हो, तब आप देख रहे हो, तब ई चेंज हो, वो अलग चीज है, ठीक है। हम मास चेंज करने की केवल बात कर रहे हैं और तब देख रहे हैं क्या आपका ई चेंज होगा। तो बच्चों मेरा ई क्या है, वहां पे चेंज नहीं होगा। चलिए अब हम पहुंच चुके हैं सेक्शन 3 की तरफ। यहां पे आपको कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है। पहला कॉम्प्रिहेंशन है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, और आपको एक कंसंट्रेशन सेल दी गई है और उसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। फिर देखो पहले तो इसने क्या है, कुछ 4-5 लाइन का फंडा दिया है बायो का, और वो फंडा अपने काम का नहीं है ना, कि भाई बायोलॉजिकल सेल के अंदर जो है 20 टाइम्स हाई है कंसंट्रेशन पोटेशियम आयंस का, ये सब वो सब हमें कोई मतलब नहीं है। हमें पता है कि हमें कंसंट्रेशन सेल दी गई है, इसने लिख भी दिया है और हमें दिखनी भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 कॉम्प्रिहेंशन पे आ गए हम। तो इसने जो बोला है, अपने को बोला है कि मेटल M, बच्चों लेफ्ट साइड में अपन क्या है एनोड वाली रिएक्शन लिखते हैं, तो हमने कहा M प्लस में जा रहा है एक्वस, और इसका कंसंट्रेशन दे रखा है 0.05 मोलार। ये आपका हो गया सोल्ड, ये आपका सोल्ड ब्रिज हो गया। और इस पे हमने कहा कि फिर आपका क्या है, और आपका कैथोड पे M प्लस एक्वस जिसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है, वो जा रहा है आपका M सॉलिड में। यार मेरी कंसंट्रेशन सेल क्या होती है, मुझे पता है यार मेरी सेल में जो है मेरे 2 हाफ हैं, ठीक है, मेरे 2 हाफ हैं। ये मेरा हो गया सोल्ड ब्रिज, ये मेरा हो गया सोल्ड ब्रिज। मैंने कहा यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड, ठीक है, और मैंने इनको किया कनेक्ट, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि कंसंट्रेशन सेल में आपके जो दोनों इलेक्ट्रोड है यार, ये भी M का होगा, ये भी M मेटल का ही होगा। मेरे जो दोनों इलेक्ट्रोड है वो सेम है, और यहाँ पे जो मेरा सॉल्यूशन है वो भी क्या है, सेम है, इन्हीं का है। तो M यहाँ पे मान लो अगर M प्लस में जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी M प्लस ही है, तो मेरे इलेक्ट्रोड भी सेम है, मेरा जो सॉल्यूशन है वो भी सेम है। केवल डिफरेंस है कंसंट्रेशन का। इन दोनों हाफ सेल्स में जो कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूशन का वो अलग अलग होगा, ठीक है। एक में आपको दिया गया है 0.05, मान लेते हैं इसमें है 0.05, इसमें आपके पास 1 मोलर, राइट। अब क्या हुआ, क्योंकि आपको कंसंट्रेशन दोनों में अलग अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। इस कंसंट्रेशन को बराबर करने के लिए क्या होगा, अगर मुझे अभी बराबर करना चाहिए सेल, तो क्या होगा, ये 1 वाला कम होगा भाई, ये वाला ज्यादा होगा। अगर इसको बढ़ाना है, अगर इसको बढ़ाना है, मुझे M प्लस बढ़ाना है इस सॉल्यूशन में, तो M से यार M से मुझे M प्लस में जाना पड़ेगा। M प्लस में जाऊंगा, इसमें M प्लस बढ़ेंगे, ये कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और यहां पे अगर कम करना है तो हम कह रहे हैं कि M प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा और मेरा M में जाएगा, यहां पे जाके चिपकेगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, तो हमें दिख रहा है यार कम वाले पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ज्यादा वाले पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई यहां पे, ठीक है, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ये छोड़ेगा, तो आपका इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहे होंगे, वो इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे चिपक रहा होगा। ये बात हो गई, ये आपको पता है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि यार इसका ई नॉट जो होता है बच्चों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस सेल का, कोई भी कंसंट्रेशन सेल का हम डिफाइन करते हैं यार, वैसे क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई ई नॉट
कैथोड, इसको क्या बोल रहे हैं हम, रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। तो कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो प्लस ई नॉट हम कह रहे हैं एनोड पे, इसको मैं ले रहा हूं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है उसका सम कर दो आप कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल से, ये दोनों तो सेम ही है, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। अगर इसका ई नॉट हुआ, इसका क्या होगा, माइनस ई नॉट, 1 1 ले लेते हैं। तो इन दोनों का सम करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो ई नॉट मेरा क्या होता है, कंसंट्रेशन का 0। ये बात आपको पहले से पता है। चलिए, ये बात आपको पता थी। अब क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया गया है, तो हमने कहा ई जो डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं ई नॉट जो कि 0 हो गया, और फिर हम कहते हैं कि -2.303 RT बाई एम प्लस से जा रहा है, एन की वैल्यू हो गई 1 F, और मैंने कहा log, ठीक है बच्चों, log, और क्या है, क्योंकि ये वाला उधर है, ठीक है भाई, एम प्लस में जा रहा है, तो इसको लिखेंगे तो ये हो गया 0.05 डिवाइडेड बाई 1 मोलार। और आपको दिया गया है कि यार जो E है उसका आपको मॉडुलस दे रखा है, ये दे रखा है 70, ठीक है, MV। चलो, अब मुझे टेम्परेचर कुछ नहीं पता है। पहला क्वेश्चन पूछा है कि आपका ई कैसा है, ई से आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और वहीं से जी भी पूछा है। तो ई आ गया तो जी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है कि अगर मेरा ई आ गया, मेरा डेल्टा जी होता है -NF E सेल, तो यहां से निकाल लूंगा भाई, इसका जस्ट ऑपोजिट साइन होगा, जैसा ई आएगा उसका ऑपोजिट होगा जी। चलो, तो यहां से अब मैं निकालूंगा तो मुझे दिख रहा है क्या, ये नेगेटिव है भाई, ये तीनों तो क्या है, पॉजिटिव है। इसको हम लिखें, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि -2.303 RT बाई F इंटू log, ये क्या है बच्चों, 5 × 10⁻²। है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको अगर सॉल्व करोगे तो आप कहोगे कि भाई 10⁻² वाला 2 बनेगा, ठीक है, 2 प्लस क्या बनेगा मेरा, log, तो 2 वाला -2 तो माइनस होगा बच्चों, और यहाँ पे log 5 को आप रखोगे 0.7, ठीक है, इसको हमने रखा 0.7, तो ये आपका आ रहा है -1.3। तो नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, ओवरऑल आपका आएगा बच्चों पॉजिटिव। तो मैंने कहा ई मेरा है पॉजिटिव, ई मेरा पॉजिटिव, तो मेरा डेल्टा जी नेगेटिव। तो ये आप पाएंगे ऑप्शन नंबर ई ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी लेस देन 0, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है कि अगर इसको 0.05 से हटा के हम कितना कर दें, 0.0025 मोलार कर दें, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेल पोटेंशियल आपका कितना होगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं फटाफट। आपको बोला गया है कि अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं, इसको अपन कितना कर दे रहे हैं, 0.0025 मोलार। तो अगर आप यहां से लगाओगे तो ई सेल क्या होगा, ई सेल होगा 2.303 RT बाई F इंटू log, ये वाली वैल्यू वहां पे आएगी, तो ये हो जाएगा 25 × 10⁻⁴, राइट, और उधर तो 1 मोलार है ही। मुझे वैल्यू चाहिए इसकी। अब इसकी वैल्यू आप वो मत रख देना 0.0591 वाली, क्यों, क्योंकि आपको टेम्परेचर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन आपको क्वेश्चन 1 से हिंट ये दे चुका है कि इसकी वैल्यू क्या है। उसने कहा यार, उसने मोड 70 दिया था, हमने निकाल लिया था वो पॉजिटिव है, तो 70 था आपका -2.303 RT बाई F, और यहाँ पे मेरा आ गया था log, ठीक है, यहाँ पे log वाले को अपन ने सोल्व कर लिया था, आपका आया था -1.3। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि 2.303 RT बाई F की जो वैल्यू है वो है कितनी बच्चों, 70 बाई 1.3, ये मिल गई। इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, तो आपने कहा ये है 70 बाई 1.3, ठीक है। हमने कुछ गलत किया क्या, हमने कहा भाई यहाँ पे हम नेगेटिव भूल गए हैं। चलो नेगेटिव, और इसको आप सोल्व कर लीजिए फिर, ठीक है। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आप क्या पाओगे, आप पाओगे -4, ठीक है, -2 log 5 आप करोगे तो हो जाएगा 1.4, ठीक है। तो ये आप पाओगे, आप इसको सोल्व करना, और आप इसको सोल्व करोगे तो आप पाओगे आंसर 140 MV, राइट। चलिए, ये बात हो गई हमारे क्वेश्चन नंबर 15 की। तो बच्चों बात करते हैं अगली कॉम्प्रिहेंशन की। अगला कॉम्प्रिहेंशन जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, मेटलर्जी से,
हमें क्या करना है, कॉपर का एक और है, ठीक है, बहुत सारे और दिए गए, हमें उनसे मतलब नहीं है। फाइनली जो आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो चाल्कोपाइराइट से ही है। तो चाल्कोपाइराइट से हमें क्या करना है, अपने को कॉपर निकालना है, ठीक है। तो हमने कहा हमें भाई कॉपर का एक्सट्रैक्शन करना है चाल्कोपाइराइट से। हमें पता है कि चाल्कोपाइराइट क्या है, CuFeS2। तो कॉपर के अलावा वहां पे एक और मेटल प्रेजेंट है, राइट। तो जब भी आपका क्या है कि आपको कॉपर चाहिए, वहां पे किसी और मेटल की इंप्योरिटी प्रेजेंट है, तो बच्चों हम क्या कराते हैं, पार्शियल रोस्टिंग, राइट। और सबसे पहले क्योंकि सल्फाइड का और है तो हम क्या कराएंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन से और का कंसंट्रेशन करेंगे, फिर हम पार्शियल रोस्टिंग कराएंगे। तो हमने कहा हमारे पास है, हम बात कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन 2 क्वेश्चन नंबर 16 की। तो अपने पास है CuFeS2, इसको चाल्कोपाइराइट बोलते हैं, फिर कॉपर पाइराइट भी बोलते हैं, चाल्कोपाइराइट, ठीक है, या फिर आप बोल लीजिए कॉपर पाइराइट। तो हमने कहा कि सबसे पहले क्या कराएंगे, हम सल्फाइड का और है, फ्रोथ रोटेशन कराएंगे, हमें कंसंट्रेटेड और मिलेगा। उसके बाद हमने कहा क्योंकि इसमें दूसरे मेटल की इंप्योरिटी प्रेजेंट है, हम क्या करवा रहे होंगे, पार्शियल रोस्टिंग करवा रहे होंगे, ठीक है। पार्शियल रोस्टिंग का मतलब क्या है बच्चों, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेवर्बरेटरी फर्नेस में हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन जो होगी वो उतनी सफिशिएंट नहीं होगी कि सारे मेटल जो रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बना लें, ठीक है। हम ऑक्सीजन की सप्लाई जो होगी लिमिटेड होगी, तो हम कह रहे हैं कि हमने पार्शियल रोस्टिंग करवाई, तो अपना जो CuFeS2 है ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाएगा, Cu2s प्लस FeS प्लस SO2 गैस आपकी यहां से निकल जाएगी। उसके बाद क्या होगा बच्चों, जो Cu2s आया है वो आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, वो बना रहा होगा Cu2O प्लस SO2। वैसे रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, आयरन की ज्यादा है, तो रिएक्ट करना चाहेगा आयरन, ठीक है, और आयरन अपना ऑक्साइड बनाना चाहेगा। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि भाई कॉपर का सल्फाइड जो है वो क्या होगा, चुपचाप बैठा रहेगा। तो साइड रिएक्शन ये भी थोड़ा बहुत क्या है, रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन हमने कहा जो FeS होगा वो रिएक्ट करेगा और आपका FeO प्लस SO2 बनाएगा। अब क्या कहेगा फेरस की, ठीक है यार कॉपर तो रिएक्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मेरा सल्फाइड बच गया तो मैं वापस तेरे ऑक्साइड से क्या करूंगा, ऑक्सीजन ले लूंगा। तो क्या होगा, जो Cu2O बना होगा आपका बचा हुआ FeS, क्योंकि हमने लिमिटेड सप्लाई की थी, आपका बचा हुआ FeS दोबारा रिएक्ट करेगा और ये बनेगा कॉपर का दोबारा सल्फाइड आ जाएगा और आपके पास FeO मिलेगा। तो पार्शियल रोस्टिंग के बाद अगर आप देखोगे हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है यार, कुल घूम फिर के हमें Cu2s मिला और आपको FeO मिला। भाई इस रिएक्शन से आपका Cu2O बना, लेकिन दोबारा आपके फेरस के सल्फाइड ने क्या किया, उसको हटा के खुद का ऑक्साइड बना लिया और कॉपर का वहां पे क्या बन गया, सल्फाइड बन गया। तो ये कहानी है अपनी पार्शियल रोस्टिंग की। इसके बाद हम क्या करते हैं, FeO जो है ये अपने लिए इंप्योरिटी है ना, हम तो भाई कॉपर निकालना चाह रहे हैं, तो FeO को तो मुझे क्या हटाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं बच्चों, FeO मेटल ऑक्साइड है, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से कम है, +2 है, तो हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन एक बेसिक ऑक्साइड से करवाएंगे, ठीक है, और हम इसका फ्लक्स बनाएंगे। और हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सिलिका। तो मैंने कहा जो FeO है, ठीक है, यहां तक का मिटा लेते हैं और आगे चलते हैं। तो जो FeO है उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे एक बेसिक ऑक्साइड से, एसिडिक ऑक्साइड से, बेसिक तो एक खुद है, तो SiO2 सिलिका से रिएक्शन करवाएंगे इसकी, और ये बनाएगा स्लैग बनाएगा। तो हमने कहा आपके पास है FeO, राइट, FeO की रिएक्शन हमने करवाई SiO2 से। हमने कहा FeO आपका क्या है, मेटल का ऑक्साइड है, ये है अपना बेसिक, और ये है अपना बच्चों एसिडिक। तो एसिड बेस रिएक्शन होगी और आपका यहाँ पे बनेगा FeSiO3 का स्लैग, और ये आपका क्या होता है बच्चों, इसकी डेंसिटी कम होती है, हल्का होता है, इसको क्या करेंगे हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो आपके पास इसके बाद, इस प्रोसेस के बाद जो आपके पास कॉपर बचता है, आपके उसको बोलते हैं बच्चों कॉपर मैट, ठीक है। और कॉपर मैट की कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें होता है Cu2s प्लस बच्चों इसमें थोड़ा FeS भी होता है, लेकिन 98% Cu2s होता है और 2% मेरा FeS है, ठीक है। तो अगर हम देखें कॉम्बिनेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो यही था कि भाई जब हम चाल्कोपाइराइट का पार्शियल रोस्टिंग कराते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। तो हमने बात किया Cu2s प्लस आपको क्या मिलेगा, FeO मिलेगा, तो वो है आपके ऑप्शन नंबर ए में, तो वहां पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 17 की, तो उसमें पूछा गया कि भाई आयरन को कैसे निकाल रहे हैं हम, यहां से कैसे निकाल रहे हैं भाई, उसका स्लैग बना के, राइट। हमने एक एसिडिक उससे रिएक्शन करवाई और हमने स्लैग बना के उसको बाहर निकाल दिया। तो हमने कहा भाई प्रोडक्ट बनेगा FeSiO3, वो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी में। इसके बाद जो कॉपर बचा वो मेरा कॉपर मैट है, ठीक है, वहां पे 98% कॉपर तो मुझे मिल चुका है, लेकिन क्या है बच्चों वो 2% वहां पे क्या है, फेरस का भी मेरे पास सल्फाइड है। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इसको बच्चों बेसमराइजेशन करते हैं, ठीक है, बेसमर कन्वर्टर जो अपना होता है, जिसके अंदर क्या होता है, सिलिका की एक लाइनिंग होती है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, प्लस हम जो फेरस का ऑक्साइड वहां से बनेगा, हम ऑक्सीजन प्लस SiO2 रिएक्शन करवाएंगे, ऑक्सीजन प्लस
SiO2 से फेरस का ऑक्साइड जो बनेगा वो रिएक्ट करेगा आपका SiO2 से, अगेन स्लैग बनेगा, उसको बाहर निकाल देंगे। और कॉपर, और क्योंकि हम लिमिटेड सप्लाई कर रहे हैं ऑक्सीजन की, तो वहां पे आपका कॉपर का सेल्फ रिडक्शन होगा। कैसे होगा देखते हैं। तो हम चल पड़े हैं अगली प्रोसेस की तरफ, जो है बेसमराइजेशन। कॉपर मेट अपने पास है, तो हमने कहा बेसमर कन्वर्टर जो आपका कुछ इस तरह का होता है बच्चों, ऐसा और वैसे। आपने अगर वो देखा हो, क्या बोलते हैं, वो जब घर वर बनाते हैं तो मसाला नहीं बनाती जो मशीन, तो वो जो घूमती रहती है इस टाइप से, राइट, तो वो इस टाइप से कुछ होती है। तो इसी में क्या होगा बच्चों, इसी में अपना क्या कॉपर मेट है, तो हमने कहा इसी में आपका Cu2s प्लस FeS है, और हमने O2 लिमिटेड O2, ठीक है, इतनी नहीं है कि सब रिएक्ट कर जाएं, ठीक है, हमने कहा लिमिटेड O2 प्लस हम क्या करेंगे, सिलिका की तो लाइनिंग है तो अपने पास SiO2 भी इसमें है। तो क्या होगा, सबसे पहले आपका FeS रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और ये बनाएगा FeO प्लस SO2। FeO जो बना है आपका, FeO रिएक्ट करेगा आपका SiO2 के साथ, और अगेन एसिडिफिकेशन, अगेन आपका स्लैग बनेगा FeSiO3 का, और इसको भाई पलटा के हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे, ये हल्का है, ठीक है। अब हमने बात किया कि हमने जो Cu2s है आपका वो भी ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, O2 लिमिटेड है, तो आपका यहां पे बनेगा Cu2O प्लस SO2, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन लिमिटेड है तो आपका Cu2s भी बचा रहेगा और इधर कुछ Cu2O भी मेरा बन जाएगा। अब यहाँ पे बच्चा होगा सेल्फ रिडक्शन, ठीक है, तो हमने कहा, और हमने ऑक्सीजन पूरी क्यों डाली यार, जब मेरे खुद कॉपर के सल्फाइड ऑक्साइड रिएक्ट करके मुझे कॉपर दे रहे हैं, जब मेरा पैसा बच रहा है तो मैं क्यों फालतू में अपनी जो है और हीट और वहां पे एनर्जी जो है वेस्ट करूंगा। तो मैंने कहा Cu2s प्लस Cu2O, और ये मिलके आपको देंगे कॉपर प्लस SO2, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करना है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। तो हमने कहा ये वाली प्रोसेस जो है ये है आपकी सेल्फ रिडक्शन, राइट, ये है बच्चों सेल्फ रिडक्शन। तो अगर हम यहाँ पे देखें, कॉपर यहाँ पे +1 में, यहाँ पे +1 में, यहाँ पे कॉपर 0 में आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। तो हमने बात की भाई कॉपर रिड्यूस हो चुका है, ठीक है, और आपका ऑक्सीडाइज क्या हुआ, अगर हम देखना चाहें तो आपका सल्फर जो है बच्चों वो क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है। तो सल्फर आपका -2 से +4 में चला गया है, तो ये आपका हुआ है ऑक्सीडाइज। अब अगर सल्फर ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है, अब अगर मेरा सल्फाइड किस में गया है, +4 में गया है, तो क्या हुआ है, वो खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, उसने दूसरे को क्या है, रिड्यूस किया है। तो कॉपर को रिड्यूस किसने किया है, सल्फाइड ने किया है। तो तीसरे क्वेश्चन में यही पूछा है कि यार जो सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस है उसमें रिड्यूसिंग स्पीशीज कौन सी है मेरी, तो कौन सी है बच्चों, सल्फाइड S2-, ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में। तो ये बात हुई हमारी क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 की, जो कॉम्प्रिहेंशन अपना कॉपर के एक्सट्रैक्शन पे था। चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ। सेक्शन 4 में आपको दिया गया है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपको, वो बच्चों आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स पे है, और आपको पूछा है एक एवरेज करना है, ठीक है, एक बच्चे ने 3 रीडिंग ली और उन 3 रीडिंग में जो जो रिजल्ट आए तो हमें उनका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो बच्चों जब हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो हम क्या करते हैं कि डेसिमल के बाद यार आपका जितना प्रिसाइज है, आपके डेसिमल के बाद जितने प्लेस तक जा रहा है, हम उतने ही क्या है फाइनल आंसर में रखते हैं। मान लीजिए अगर मैं जोड़ रहा हूं 2.32 प्लस 4.6, ठीक है, तो यहां पे मुझे दिख रहा है कि डेसिमल के बाद 2 जा रहे हैं, यहां पे डेसिमल के बाद 1 ही क्या है डिजिट तक जा रहा है। तो मैं क्या कहूंगा भाई मेरा ये कितना आ जाएगा भाई 4.6, ठीक है, तो आपका हो गया कितना 6.92। तो आप ये ना रख के आप कहोगे यार इनमें मिनिमम किसमें था, इसमें 2 था, इसमें 1, तो मिनिमम वाला जो है 1 वाला, तो डेसिमल के बाद 1 ही होना चाहिए। तो मैं अपने आंसर को ऐसे रिपोर्ट करूंगा, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तब क्या कहोगे, मान लीजिए हम कर रहे हैं 1.4 × 1.4, आपने कहा भाई ये 196 ये आएगा आपका। तब हम क्या करते हैं कि जो मिनिमम आपके फिक्स हैं भाई, इसमें भी कितने हैं 2, इसमें भी कितने हैं 2, तो आपके आंसर में कितने होने चाहिए 2। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसे कर देता कोई, ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट करेंगे हम, तो जो भी आपका नंबर आ रहा होगा हम क्या कहेंगे कि भाई इसमें मेरे कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें है 2, तो आंसर मैं जो रिपोर्ट करूंगा वो 2 में करूंगा। तो जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स आपकी जो है वो आंसर में रिपोर्ट करना है। एडिशन में डेसिमल के बाद मिनिमम, जिस वाले में मिनिमम आपकी क्या है डिजिट्स हैं, जिसके बाद आपके पास भाई ये टेंस तक गया है केवल, राइट, ये 100 तक गया है, तो हम टेंस वाले को केवल क्या करेंगे, तो केवल डेसिमल के बाद आप 1 डिजिट तक जाओगे। चलिए, तो क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन आपके पास 3 वैल्यू आपको एवरेज निकालना है। आपके पास है 25.2 प्लस 25.25 प्लस 25.0, ठीक है।
अब ठीक है, तो जब आप इसका निकालो, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि सर डिवाइड तो कर रहे हैं 3 से। यार 3 जो है इसमें कुछ अनसर्टेनिटी नहीं है, ये 3 ही है। ऐसा नहीं कि 3.000 आप 1000 तक चले जाए उसके बाद 1 है, कुछ नहीं, ये फिक्स 3 है। इसमें कुछ अनसर्टेनिटी मेरे पास इसके प्रिसीजन में कुछ नहीं है। यहाँ पे मेरे पास है, ठीक है, इसमें 1, ठीक है, एडिशन कर रहे हैं तो इसमें क्या कहेंगे हम भाई, 1 तक गए, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो मेरा जो फाइनल आंसर रिपोर्ट होगा ये आप निकालोगे तो आपको कितना जाएगा बच्चों, ये 45, तो हम कहेंगे 25.15, राइट। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कितनी है मेरी, डेसिमल के बाद 1 ही है, यहाँ पे भी मेरे डेसिमल के बाद 1 है, राइट। तो हम कहेंगे कि डेसिमल के बाद केवल 1 रिपोर्ट करना है, तो ये 5 है तो इसको आप 2 कर देंगे। लेकिन आपके आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, टोटल 3। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था 3। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या, ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है और आपको ऑर्डर का क्या पूछा है, हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसमें आपको पूछा गया है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ढंग से देखें तो आपको दिया गया है भाई टाइम के साथ मेरे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रहा है, ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो मुझे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन 20 में मुझे दिया गया है कि यार यहाँ पे R है, यहाँ पे T है, और कह रहे हैं भाई 1, ठीक है, फिर बचता है 0.75, ठीक है, मोलार चल रहा है ये, और फिर हमने कहा फिर बचता है 0.40, फिर का 0.10, और आपका टाइम जो है ये है, ये t इक्वल टू 0 पे है, ये t इक्वल टू इतनी, ये मिनट में है बच्चों, ठीक है, इतनी मिनट पे ये 0.12, 0.18, इतनी मिनट में भाई इतना मेरा R बचा है। आपकी रिएक्शन जा रही है R से P और आपको R का दे रखा है। काफी आसान क्वेश्चन। अगर आप ये देखो, ठीक है, तो अगर मैं देखना चाहूं, अगर बच्चों मेरी रिएक्शन डिपेंड कर रही होगी किस पे, रिएक्टेंट पे, राइट, तो पहले निकाल के देखते हैं। अगर मैं कहूं यार यहां से यहां मेरा कितना कम हुआ, यहां से यहां मेरा 0.25 मोलार क्या हुआ, मेरा कंसंट्रेशन गिरा कितनी, उसमें 0.05 इतनी मिनट में, राइट। तो यहां से आप निकालोगे तो आपको क्या मिला, आपको मिला यार मेरा 5 मोलार पर मिनट टाइप्स, राइट। फिर आप क्या करिए, आप यहां से यहां निकाल लीजिए, या आप स्टार्टिंग से ही यहां निकाल लीजिए, राइट। ये तो हमने कहा भाई मेरा फर्स्ट वाला हुआ, मैं बात कर रहा हूं सेकंड की, ठीक है, ये मेरा हो गया फर्स्ट। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में मैंने कहा मेरा 1 से गया 0.40, मेरा कम हुआ 0.60, राइट, और यहां से आया कितना मेरे पास 0.12, ये मेरा कितना आया 5 मोलार पर मिनट, ठीक है। आप फिर क्या कीजिए, आप यहां से यहां ये थर्ड निकाल के देखिए, ठीक है। तो आपने कहा मेरा जो थर्ड है वो गया 1 से 0.1 बचा, मेरा 0.9 चला गया, और कितने टाइम में 0.18, तो इसको आप करेंगे तो ये भी आपका कितना आएगा बच्चों, 5 मोलार पर मिनट। तो यार मैं क्या देख रहा हूं कि मेरा डिपेंड ही नहीं कर रहा है इस पे, इसके कंसंट्रेशन पे, ये तो विद टाइम क्या है मेरा फिक्स आ रहा है, ठीक है भाई। मेरा क्या है 1 मिनट में 5 मोलारी मेरा जा रहा है, तो मेरा रिएक्टेंट का कितना बच रहा है उस पे मेरी रिएक्शन क्या है, डिपेंड नहीं कर रही है। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन, अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है रेट आपकी, तो क्या होगी बच्चों, जीरो ऑर्डर। भाई जीरो ऑर्डर क्या होती है, भाई हम कह रहे हैं कि आपकी रिएक्शन का जो रेट है दैट वुड बी सम k इनटू रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टू द पावर सम x। अगर, और ये x तो आपका यहाँ पे जितनी भी अब टर्म्स होंगी उन सब की पावर्स का समेशन करोगे आपको ऑर्डर मिलता है। मैंने कहा इसकी पावर x है, या अगर ये 0 हो गई तो डिपेंड नहीं कर रहा है, 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 है तो भाई सेकंड ऑर्डर सम अगर आ रहा है तो हमने कहा यार ये तो मेरा 1 मिनट में 5 मोलर ही जा रहा है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा यहाँ पे 1 है 0.75 है 0.4 है, ये कितना है मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा, मेरा तो 1 मिनट में 5 मोलर जा रहा है। तो जब डिपेंड नहीं कर रहा तो मैं क्या कहूंगा, ये क्या है, जीरो ऑर्डर, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 0। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। एक न्यूक्लियर फिशन है बच्चों, ठीक है, तो आपका यूरेनियम 235 है और आपका उसका फिशन हो रहा है। तो जो आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो हम क्या कहते हैं कि यार न्यूक्लियर रिएक्शन में आपका जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, एरो के किसी भी तरफ आपका एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, समेशन अगर हम करें तो एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, और आपका क्या होना चाहिए, मास नंबर भी सेम होना चाहिए। एनर्जी जो निकलती है बच्चों बाइंडिंग एनर्जी की वजह से निकलती है, ठीक है। तो मास नंबर ऐसा नहीं करना है कि सर E = mc², कुछ मास तो कन्वर्ट हो रहा होगा, मास को बच्चों वो बाइंडिंग एनर्जी वाला है, ठीक है, जो एनर्जी हमें मिलती है वो वाली। तो हम कह रहे हैं कि हमारा मास नंबर और मेरा एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, उनका समेशन एरो के किसी भी साइड सेम होना चाहिए। और जब आप ये निकालने जाओगे
तो आप पाओगे, आपसे पूछा है कितने न्यूट्रॉन निकल रहे होंगे। इतना आसान क्वेश्चन, आप मतलब किस्मत है आपकी अगर मिल जाता है तो। ठीक है, चलिए तो हमने कहा क्वेश्चन नंबर 21, इसमें दिया गया है यूरेनियम 92 235, इसका फिशन हुआ और हमने कहा ये आपको दे रखा है कि भाई एक तो जेनन मिल रही है आपको 54, कितनी है 142 मास नंबर, प्लस हमने कहा आपके पास है स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम में आपके पास है 38 और है बच्चों 90। ठीक है, और हमने कहा कि आपको क्या बताना है कि कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे। न्यूट्रॉन का बच्चों एटॉमिक नंबर कुछ होता नहीं है, मास नंबर हमें, ठीक है ये तो सॉरी हमें पता है 1, हमें ये y निकालना है। ठीक है, कितने निकलेंगे। तो हमने कहा यार अगर हम सम करें इधर से, ठीक है तो क्या बराबर आ रहा है क्या भाई 92 इक्वल टू हमने कहा 54 प्लस 38। ठीक है, निकालना बच्चों 92 ही आएगा। अब हमने कहा यार 235 मेरा मास नंबर शुड बी इक्वल टू 142 प्लस 90 प्लस y इंटू 1। ठीक है, न्यूट्रॉन का मास नंबर। और हमने कहा यहां से आप y की वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू आएगी बच्चों 3। ठीक है, निकाल के देख लेना यार। ठीक है, तो ये आपकी क्योंकि इन दोनों का समीशन आपका आ रहा होगा 232 का होगा। सर क्या मजे ले रहे हो यार, 235 आंसर 3 बता रही थी तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप भी निकाल लेना। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें आपसे पूछा है कि आप जो गिवन कंपाउंड है उसमें लाइसिन आपको दिया है कितने बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो जो इंटीजर टाइप काफी आसान है इस पेपर में। ठीक है, तो हमने कहा क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चल रहे हैं। हमने कहा अपने को जो दिया गया है, आपको दिया गया है NH3 प्लस लाइसिन की एक लाइसिन दिया गया है CH2 फिर दोबारा CH2, अरे भाई एक और CH2 है क्या, हाँ 4 CH2 के बाद आपको CH डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे आपको मिला NH2। आपसे पूछा है इस कंपाउंड में कितने बेसिक ग्रुप्स हैं। या सीधी सी बात है, बेसिक ग्रुप से मतलब भाई बेस कौन होगा, जो H प्लस को क्या करेगा बच्चों, एक्सेप्ट करेगा। तो अगर मुझे बेसिक ग्रुप बताने हैं तो मुझे चाहिए भाई जो H प्लस को एक्सेप्ट कर सके। ये कर सकता है क्या, नहीं, ये रिलीज करना चाहेगा, इसके पास ऑलरेडी है। ठीक है, ये NH2 है, ये ले लेगा NH3 प्लस बनाएगा, तो एक तो मुझे ये मिल गया, और ये मेरा जो है COO माइनस, ये भी H प्लस ले लेगा, तो मेरे पास एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये रहा। ये तो भाई सिंपल मेरी हाइड्रोकार्बन की चेन है, यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और ये तो मेरा एसिडिक बना दिया। तो बेसिक कितने हैं, 2। काफी आसान सवाल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कितने साइक्लिक आइसोमर्स पॉसिबल हैं। साइक्लिक पूछा बच्चों, ध्यान रखना किसके, C4H6 के। ठीक है, चलिए आपसे पूछा है कि C4H6 के कितने साइक्लिक आइसोमर्स पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है C4H6। ठीक है, अब देखो यार अगर कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम DU निकालते हैं। तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने जाओगे तो आप कहोगे यार 4 हैं। ठीक है, कितना होना चाहिए था, 4 दूनी 8 प्लस 2, राइट 10 होने चाहिए थे। हाइड्रोजन कितने हैं, 6/2, कितनी आई DU 2। ऐसे निकालते हो ना भाई, अपने फॉर्मूले से निकाल लेना जिनको नहीं आ रहा है भाई। C+1 माइनस क्या करते हैं बच्चों, H प्लस, देखो मास्टर को याद नहीं क्या करते हैं, X माइनस N करते हैं बच्चों, और हम क्या करते हैं इसके बाई 2। ठीक है, X हेलोजन है, N नाइट्रोजन है, ये आपके हाइड्रोजन है, ये आपके नंबर ऑफ कार्बन है। निकाल लो भाई, क्या कहा हमने, 4 प्लस 1 5 हो गया, माइनस हाइड्रोजन कितने आपके पास 6, प्लस हेलोजन आपके पास 0, नाइट्रोजन 0, कितना हो गया बाई 2 बाई 3 2। आपकी DU आ गई कितनी, 2। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, DU 2 है, तो हमें C4H6 की DU 2 से हमें क्या बनाने हैं, कितने साइक्लिक आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो यार एक तो मेरे पास 4 कार्बन है, ठीक है, साइकिल बनाना है, मैंने 4 का ही बना दिया। ये तो लेकिन एक ही DU हुई, दूसरी DU करने के लिए मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे जो मिस कर जाते हैं ना, वो ये वाला मिस कर जाते हैं। अगर मैं ऐसे जोड़ दूं यार, अब भी मेरी DU 2 है और मुझे ये मिल रहा है C4H6, राइट, तो ये वाला मेरे ख्याल से स्किप हो जाता है बच्चों का, तो है ना, ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाला आपका दूसरा हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि 3 का साइकिल बना दिया। ठीक है भाई, रिंग अपनी 3 की बना दी, पहले हमने 4 की रिंग रखी, 4 की रिंग। अब कह रहे हैं हमारी रिंग हो गई 3 की, एक हमने लगाया बाहर। ठीक है, लेकिन DU हुई 1, मुझे DU चाहिए 2, तो मैं डबल बॉन्ड यहां लगा सकता हूं, या फिर भाई 3 की रिंग डबल बॉन्ड यहां लगा देते हैं, या फिर भाई 3 की रिंग डबल बॉन्ड यहां लगा देते हैं। बच्चे ये वाली यहां लगाओ या यहां लगाओ, वो सिमेट्रिक है, राइट भाई। इस लाइन से ये और ये तो सिमेट्रिक है ना, ये दूर है, तो इसलिए यहां पे आपको
एक मिलेगा, तो ये इसको अंदर ना रख के डबल बॉन्ड को आप बाहर रखो, 3, तो जब आप 3 मेंबर रिंग बनाओगे 3 मिलेंगे, आपकी 4 मेंबर रहेगी तो आपको ये, और इधर आपको अगर आप ऐसे जोड़ दोगे 2 को तो हमें ये मिलेगी। तो टोटल हमें मिल रहे हैं 5, ठीक है। अब टोटल पूछा आपको में स्टीरियो कहीं नहीं मिल रहा है, ढूंढ लो। यहाँ पे CH2 है और ये भी सिमेट्रिक है, कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक मिनट यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे आपके पास एक ये तो ये भी क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। ये भी क्या है, अगर हम देखें यहाँ पे तो हम कह रहे हैं भाई C डबल बॉन्ड C है। इस पे आते हैं बच्चों, इस पे देख लेते हैं, ठीक है। इसमें तो रिंग के अंदर ये जब तक कितना ना हो 8 या ग्रेटर वाली, जब तक आपकी 8 मेंबर से ज्यादा ना हो तब तक क्या करेगा आपका डबल बॉन्ड रिंग के अंदर आइसोमरिज्म ज्योमेट्रिकल क्या है, सिस ट्रांस शो नहीं कर सकता ड्यू टू स्ट्रेन, ये शो नहीं कर पाएगा। इधर भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, हम बच गया कौन सा, ये वाला। तो हमने कहा यार आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो C डबल बॉन्ड C है मेरे पास। तो इस पे हमने क्या कहा, एक मेरे पास क्या है C, अब ये वही बच्चों रिंग के अंदर है, रिंग के अंदर ये, अब ये सीसी फॉर्म है, इसके ट्रांस मतलब समझ रहे हो कैसे बनानी है, ये वाला मेरा क्या चला जाए, मतलब इसको आप बदल तो सकते ही नहीं ना यार, मतलब इसमें स्ट्रेन इतनी है, आप भूल जाओ कि आप इस रिंग को इस वाले बॉन्ड को इधर ले जाओगे, उसको ट्विस्ट कराओगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जब कि 8 या 8 से ज्यादा अगर आपकी रिंग बड़ी नहीं है 8 कार्बन से, या उस 8 कार्बन भी चलेंगे, तब तक ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करती हैं। तो आपका इसमें आंसर कितना होगा बच्चों, 5 ही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमने कहा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में सबसे पहले इन्होंने क्या कराया है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। आपको कंपाउंड दिया गया है ये, ठीक है। हमने कहा कि इसका हमने पहले क्या कराया, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, मतलब हमने कहा हमने कराया भाई O3 जिंक और फिर H2O। रिडक्टिव में बच्चों में पता है क्या होगा भाई, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा और हमें क्या मिलेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये मिला आपको। अब पूछा है कि इसमें फिर क्या करा रहे हैं ये लोग, इसमें फिर इन्होंने कराया है NaOH और दूसरा क्या है बच्चों, हीट। यार ये इतना देख के मुझे समझ में आ रहा है, मुझे कार्बोनिल कंपाउंड मेरे यहाँ पे क्या है, कीटोन बन गया है, ठीक है। और अब अगर मैं एक बेस लेके आऊंगा, ठीक है, तो क्या होगी बच्चों, मेरी यहाँ पे मुझे दिख रहा है मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, मेरी यहाँ पे एल्डोल होगी, ठीक है। अब ये पोजीशन ये पोजीशन ये पोजीशन ये पोजीशन चारों सिमेट्रिक हैं। आप यहां से H+ निकालो, यहां से निकालो, यहां से निकालो, यहां से निकालो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। हमने कहा हम चलो यहां से निकाल ले रहे हैं, चलो यार यहां से निकाल ले रहे हैं। अगर हम यहां से निकालेंगे तो हमने कहा ये है अपने पास, ठीक है, थोड़ा सुंदर बनाने की कोशिश ऐसे, चलो। तो यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है, हमने कहां से निकाला, हमने यहां से निकाला H+, जैसे H+, ये डबल बॉन्ड आपका O यहाँ पे भी है, हमने H+ यहां से निकाला, यहाँ पे आपके पास माइनस, ये माइनस क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, और इस पे जैसे अटैक करेगा ये आपका इधर जाएगा, ठीक है, और एक्वस है तो वहां से क्या ले लेगा, तो इसके बाद आपका जो बनेगा वो बनेगा बच्चों कुछ इस तरह का, O माइनस वो वाटर से ले लेगा H+, तो बन जाएगा OH, ये कनेक्ट हो गई ऐसे, यहाँ पे है डबल बॉन्ड O। अब गिन लो यार, 1 2 3 4 5 6 7, एक 7 नंबर रिंग है, एक 1 2 3 4 5, एक 5 नंबर रिंग है। तो मैंने कहा मेरे पास कुछ ऐसा है, ठीक है, 3 4 5 6 7 और 1 2 3 5, राइट। तो जिसने अटैक किया, ठीक है, वो ये रहा, यहां पे लेके गया, यहां पे आया OH, उसके साइड में क्या है, डबल बॉन्ड O, और लास्ट में हीट दी गई है तो ये OH, और यहां से H+ निकलेगा, और आपका क्या बनेगा फाइनली भाई H+ यहां से, राइट, क्योंकि ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड क्या होगी बच्चों, अल्कीन होगी। भाई ये OH और ये H निकालेंगे तो हम क्या होगा, हमारे पास ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड क्या बनेगी, अल्कीन, राइट, तो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनेगा। तो हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे बना दिया हमने डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब आप कहीं से अटैक कराओ यार, हम मैंने यहाँ से H+ निकाल के कराया, आप यहाँ से कराओ, यहाँ से कराओ, यहाँ से कराओ, कुछ नहीं होगा। यहाँ से कराओगे इधर 5 नंबर बनेगी, उधर 7 नंबर बनेगी, उसको ऐसे पलट दो, सेम ही चीज आएगी, ठीक है। तो चारों से कराओ, क्योंकि सिमेट्रिक है ना यार, ऐसे भी सिमेट्रिक, ऐसे सिमेट्रिक है, तो आपको
एक ही मिलेगा प्रोडक्ट यहां पे, और वो है ये, ठीक है। चलिए, तो हमने कहा आपको यहां पे बच्चों क्या मिलेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 25, उसमें आपको बोला गया है कि कितने कंपाउंड एक्वस NaOH में सोल्यूबल हैं। यार देखो, जब हम बात करते हैं कि कितने, आप लोगों ने ये क्वेश्चन तो किए ही होंगे कि कितने NaHCO3 में हैं, ठीक है। वहां पे हम बात करते हैं अगर NaHCO3 में होना है तो क्या होना पड़ेगा, H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होना पड़ेगा। तो अगर NaOH में सोल्यूबल होना है तो किससे एसिडिक होना पड़ेगा, वाटर से, ठीक है। क्योंकि भाई उसका कॉन्जुगेट क्या है भाई, NaHCO3 में HCO3 माइनस आपके पास, तो HCO3 माइनस में क्या है अपने पास, उसका कॉन्जुगेट H2CO3, वो एसिड है। तो अगर उससे स्ट्रॉन्ग आपके पास एसिड है तो वो क्या करेगा, सोल्यूबल हो जाएगा, राइट। क्यों ऐसा है, क्योंकि यार देखो, अगर आपके पास मान लो, हम चलो NaOH दिया हो तो उसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, हमने कहा अगर आपके पास NaOH है, ठीक है, मैंने कहा यार NaOH है, अगर मैं इससे कुछ वीक लूंगा, ठीक है, मैंने कुछ वीक एसिड HA लिया, ठीक है, और फिर मैंने क्या बनाया, यहां से H2O प्लस, मैंने कहा क्या बनेगा, A माइनस प्लस। अब अगर मेरा HA वीक है, किससे वीक है, मैं कह रहा हूं कि HA मेरा H2O से स्ट्रॉन्ग नहीं है, H2O मेरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड है एज कंपेयर्ड टू HA। तो अगर ये एसिड है तो वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ रिएक्शन नहीं जाएगी ना, ये बना तुरंत ये क्या आएगी, वापस आएगी, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाती है, राइट। तो ये रिएक्शन वापस आएगी। तो मेरे HA को हर हालत में अगर सोल्यूबल होना है तो इसको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा H2O से, ठीक है। चलिए, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम बात करेंगे। अब मुझे पता है कि यार वाटर से, ठीक है, मान लेते हैं ये मेरा वाटर है, तो मुझे पता है कि वाटर ज्यादा एसिडिक है किससे, अल्कोहल से, अनटिल अनलेस अल्कोहल क्या ना हो। केवल एक एक्सेप्शन है, कौन सा, मेथनॉल। तो मेरा CH3OH जो है ये ज्यादा एसिडिक है वाटर से, बाकी सारे अल्कोहल क्या है, कम एसिडिक है। फिनोल मेरे इस साइड आते हैं, क्यों, क्योंकि फिनोक्साइड बनता है, वो कंजुगेशन में जाता है रिंग के साथ, तो मेरे फिनोल ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक तो ऑब्वियसली वो तो भाई है ना, इधर कुछ अपना कार्बोक्सिलिक भी होगा, सल्फोनिक भी होगा, ठीक है, और इधर अपना H2CO3 भी होगा। तो ये सारी चीजें हमने कही। अब देखते हैं, तो पहला आपको जो दिया गया है, ठीक है, वो आपका क्या है भाई, पहला हमें दिया गया है ये, और CH3 तो यार ये तो बेसिक है, इसके पास तो लोन पेयर है, ठीक है, ये तो H+ एक्सेप्ट करना चाह रहा है, तो ये तो क्या है मेरा, ये तो मेरा एसिडिक है ही नहीं, तो ये कट गया। दूसरा है कार्बोक्सिलिक, तो मैंने कहा मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, पहले कौन कौन से सोल्यूबल होंगे वो लिख लेते हैं, ठीक है, जैसे जैसे चलते जाएंगे। तो मैंने कहा ये, क्योंकि कार्बोक्सिलिक है, ये तो फिनोल से भी स्ट्रॉन्ग है, राइट, और फिनोल ही मेरा वाटर से आता है, तो ये हो गया। दूसरे में आप देखोगे तो दूसरा बच्चों आपको क्या है, उसमें एक ईथर है, ऊपर में OCH2 CH3 लगा हुआ है, बना लेते हैं। दूसरे में क्या है, ये है O CH2 CH3 और यहां पे है CH2OH, तो ये ईथर है, ठीक है, कोई एसिडिटी नहीं है। ये अपनी क्या होगी बच्चों, फिनोल नहीं है, अल्कोहल है, तो अल्कोहल तो मेरा पीछे है, और मेथनॉल तो वो नहीं है, ठीक है, इतना बड़ा हमें दिख रहा है, बेंजीन भी लगी हुई है वहां पे, तो वो मेरा क्या हो गया, वो भी वीक है। फिर है अपना फिनोल, तो फिनोल मेरा क्या होगा, यस, फिनोल मेरा NaOH में क्या होगा, सोल्यूबल होगा, वही वाटर से स्ट्रॉन्ग है। फिर है मेरा बच्चों नाइट्रोबेंजीन, तो ये तो नहीं है ना, नाइट्रोबेंजीन आपकी क्या है, नहीं होगी। अगला आपको दिया गया है, सेम चीज है, यही वाली बना लेते हैं। अगला आपको जो दिया गया है वो है NCH3 हाँ, लेकिन बच्चों यहाँ पे OH है, ठीक है, इसको उल्टा कर लेना, OH ऊपर दिया गया है, तो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख गया फिनोल है, तो ये वाला भी मेरा क्या होगा बच्चों, सोल्यूबल होगा। तो मैंने कहा यार ये भी मेरा क्या है, सोल्यूबल है, OH यहाँ पे है NCC। और फिर आप अगले पे चलोगे, अगला आपका सिंपल हाइड्रोकार्बन है, नहीं होगा बच्चों। लास्ट आपका कार्बोक्सिलिक है, हो जाएगा। उसमें आपकी दो बेंजीन रिंग ऐसे कनेक्टेड है, नेफ्थलीन वाली, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, तो ये भी क्या होगा, सोल्यूबल। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि भाई इनमें से किनका एक्वस सॉल्यूशन, आपको बहुत सारे क्या है सॉल्ट दिए गए हैं, और पूछा भाई किनका एक्वस सॉल्यूशन मेरे रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। भाई रेड को ब्लू में करेगा मतलब क्या होना चाहिए, वो सॉल्यूशन बेसिक होना चाहिए। अब सॉल्यूशन अगर आपको बेसिक चाहिए, ठीक है, अब बेसिक कब आ सकता है, अगर मेरा सोल्ट हो कैसा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, उसका जब हाइड्रोलिसिस होगा तो मुझे पता है जो डोमिनेंट पार्ट है स्ट्रॉन्ग बेस वाले में स्ट्रॉन्ग बेस है, तो मेरा सॉल्यूशन कैसा बनेगा, बेसिक। तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है, दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हुआ तो बच्चों वो तो हाइड्रोलाइज नहीं होगा, सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल रहेगा, तो वो भी नहीं होगा, ठीक है।
अगर आपका क्या हुआ, हम कह रहे हैं अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो गया तो वो एसिडिक सॉल्यूशन देगा, बेसिक नहीं देगा, तो वो भी कन्वर्ट नहीं करेगा, वो ब्लू टू रेड करेगा, रेड टू ब्लू नहीं करेगा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एग्जैक्टली चाहिए कि ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्ट चाहिए मुझे जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड हो, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग बेस मुझे क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस का जो आपका कैटायन होगा वो क्या करेगा, वाटर में वो मतलब रिएक्ट नहीं करेगा, और जो आपका बेसिक एसिडिक पार्ट होगा, ठीक है, एसिडिक का जो कॉन्जुगेट वाला होगा वो H2 से हिट करके मुझे क्या देगा, OH माइनस देगा। तो मुझे चाहिए, मुझे किसका सोल्ट चाहिए, मैंने कहा मुझे चाहिए यार, मुझे चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड का मुझे सोल्ट चाहिए, क्योंकि मुझे पता है ये होता है मेरा क्या, बेसिक। देखिए ऑप्शंस, ठीक है, पहला है KCN, ठीक है, तो KCN की आप बात करोगे, KCN आया बच्चों किससे, KOH प्लस HCN, HCN हो गया मेरा वीक एसिड, KOH हो गया मेरा स्ट्रॉन्ग बेस, मिलेगा मुझे बेसिक, तो KCN क्या है, करेक्ट है। दूसरा अगर हम देखें K2SO4, यार K2SO4 तो क्या है, H2SO4 और KOH का है, तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, ये नहीं देगा। तीसरा अगर हम देखें, तीसरा थोड़ा बच्चों यहाँ पे ये कंफ्यूजिंग है, ये क्या आपका अमोनियम ऑक्सलेट है, राइट, C2O4। तो हमने कहा यार अब ये किससे आया है, ये मेरा आया है NH4OH, ठीक है, जो मेरा क्या है, वीक बेस है, और ये आया है H2C2O4 जो मेरा वीक एसिड है। यार इस केस में जब अपन हाइड्रोलिसिस करते हैं, जब वीक एसिड वीक बेस का करते हैं, तो मेरा क्या आता है, पीएच निकल के, पीएच मेरा आता है हाफ PKW प्लस PK माइनस PKB। अब डिपेंडिंग ऑन दिस, ठीक है, आपकी पीएच डिसाइड होगी। अगर आपका पीके ज्यादा है तो पीएच आपकी क्या आएगी बच्चों, तो न्यूट्रल से बेसिक हो जाएगा। अगर पीके इज ग्रेटर देन पीकेबी तो मुझे मिलेगा बेसिक, है ना भाई, क्योंकि ये बड़ा हुआ तो ये कुछ 7 से ऊपर जाएगा, ये पूरी वैल्यू, ठीक है, तो बेसिक हो जाएगा। अब पीके बड़ा होना मतलब मेरा एसिड क्या होना चाहिए, बेकार होना चाहिए, है ना, बेस मेरा थोड़ा अच्छा होना चाहिए, एसिड थोड़ा बेकार होना चाहिए। बच्चों अगर आप देखोगे H2C2O4, इसकी पीके वैल्यू 1.3 या 4 टाइप से कुछ है, ठीक है, और इसकी तो बच्चों हमें पता है कि यार 4.74 टाइप से है, तो हमें पीके कम चाहिए था। हमारा पीके क्या है, पीके ज्यादा चाहिए था बेसिक के लिए, हमारा पीके यहाँ पे क्या है, कम है, तो ये बच्चों एसिडिक सॉल्यूशन देगा, बेसिक नहीं देगा, तो ये भी मेरा क्या है, आंसर नहीं है, तो ये भी गलत है। चलते हैं अगले की तरफ, नेक्स्ट है NaCl, NaCl अगेन HCl प्लस NaOH, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग दोनों, ये आपका हाइड्रोलाइज करेगा ही नहीं। अगला आप देखोगे तो आपका क्या है, जिंक नाइट्रेट, तो बच्चों क्या है ये, इसमें आपका जो बेस है वो है जिंक हाइड्रोक्साइड और ये है HNO3। यार ये क्या है मेरा वीक बेस, ये स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, अल्कली और अल्कलाइन वाले जो बेस होते हैं वो मेरे स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये तो मेरा क्या है ट्रांजिशन वालों का है, ये मेरा क्या है वीक बेस है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक, तो ये भी मुझे नहीं देगा। अगले की बात हम करते हैं FeCl3, सेम, ये मेरा किससे आया है, HCl से, ये मेरा किससे आया है FeOH होल थ्राइस, तो ये भी मेरा क्या है बच्चों, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी क्या होगा, एसिड डोमिनेट कर रहा है तो एसिडिक, तो वो भी नहीं देगा। अभी तक केवल किसने दिया है, हाँ KCN ने दिया है। बात करते हैं अगले की, अगला है K2CO3, ये आया मेरा KOH से और H2CO3 से, H2CO3 मेरा क्या हो गया बच्चों, मेरा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ ये बेसिक होगा, ये दे देगा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, लास्ट ऑप्शन आप देखोगे LICN, KCN की तरफ ही है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, ये आपको दे देगा। तो 3 तो हो चुके हैं, एक ऑप्शन बचता है आपका NH4NO3, ये आया है आपका वीक बेस से NH4OH, और ये HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो ये भी क्या होगा, एसिडिक होगा, ये भी आपको नहीं देगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, 3, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको क्या है, केमिकल बॉन्डिंग से है, पूछा गया है कि हाँ कि BRF5 में कितने आपके पास 90 डिग्री FBRF बॉन्ड एंगल्स आपके पास कितने 90 डिग्री हैं, ठीक है। तो आपको क्या पूछा गया है, अब ये क्वेश्चन ना जब पहली बार आया होगा ना तो क्या है कि सारे टिप्स मैक्सिमम भाई 90 बताते हैं, ठीक है, क्योंकि उतना अजम्पशन चलता है, सबको पता है कि भाई लोन पेयर जो होगा वो वहां पे रिपल्शन कर रहा होगा, लेकिन 90 मानते हैं। तो पहली बार जब आया होगा तो काफी बच्चों का गलत हुआ होगा, उसके बाद तो अब सब बताने लगे कि भाई 90 जो है एक भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, 27, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है, आपको दिया गया है
BRF5 और आपसे पूछा गया है कि 90 डिग्री कितने हैं, कौन से, FBRF, ये वाले, इनके बीच में जो एंगल बन रहा होगा, ठीक है, FBRF में वो कितने 90 डिग्री वाले ऐसे आपको मिलेंगे इस कंपाउंड में। तो अगर हम देखें ये क्या है बच्चों, हमें पता है कि भाई Br के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स राइट, F है, 5 बॉन्ड बना लेंगे, बचेगा एक लोन पेयर, ठीक है, तो 5 वो एक लोन पेयर, मेरे पास टोटल कितना आ गया स्टेरिक नंबर 6, तो मैंने कहा ये है sp3d2 और मैंने कहा मेरे पास क्या है, एक लोन पेयर है, 5 मेरे पास ये वाले हैं, तो इसकी शेप बच्चों कैसी होगी, इसकी शेप आपको पता ही होगी, है ना, उतना डिटेल में जाते हैं, मैंने कहा कि भाई कितनी होगी, स्क्वायर पिरामिडल, राइट, तो स्क्वायर पिरामिडल इसकी होगी, तो हमने कहा भाई कैसा होगा ये होगा आपका, यहां बना लेते हैं Br, ठीक है, यहां से हमने कहा F फ्लोरीन और हमने कहा एक, अब फ्लोरीन आप यहीं पे ले लीजिए, और हमने कहा एक आपके पास लोन पेयर, राइट, तो हमने कहा ये आपका, थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं ना, उतना अच्छा बना नहीं है, चलो तो पहले हम स्क्वायर बनाते हैं इस बार, तो हमने कहा भाई आपके पास क्या है, राइट, और एक बॉन्ड है आपका नीचे की तरफ मानते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम बना लेते हैं लोन पेयर, तो हमने कहा F ये आपके हो गए सारे फ्लोरीन, यहाँ पे आपका हो गया ब्रोमीन, ठीक है, ये आपका हो गया लोन पेयर। अब हम क्या कह रहे हैं, ठीक है, तो दिख रही है ना शेप आपको बच्चों, ठीक है, तो भाई मेरे 4 ऐसे हैं, एक नीचे लगा हुआ है, ठीक है, तो पिरामिड टाइप की शेप मेरी आ रही है। अब क्या होगा, मुझे पूछा गया है कि अगर आप ऐसे देखने लगो अब कि यार ये F हुआ, ये Br और ये F, ये 90, ठीक है, ये ऐसे सिमिलरली ऐसे 90, लेकिन बच्चों की, और यहाँ भी देखोगे आप FBRF ये 90, लेकिन आपके पास लोन पेयर है। अगर आप VSEPR थ्योरी लगाओगे तो क्या होगा, हमें पता है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या होगा, रिपल्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, ये आपका ऐसे है बच्चों, ठीक है, और ऊपर आपका लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर और इन बॉन्ड पेयर में रिपल्शन की वजह से, इस लोन पेयर और इन बॉन्ड पेयर में रिपल्शन की वजह से ये आपका ऐसे ना होकर ये ऐसे हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, और फिर आपका लोन पेयर है। अब अगर ये F नीचे की तरफ चले गए हैं, अब ये चारों अगर नीचे की तरफ चले गए हैं, तो अब 90 नहीं बचाना यार मैं सोच रहा था मेरा ऐसे है F और F, लेकिन इस पे लगा, इस बॉन्ड पेयर पे रिपल्शन लगा और ये हो गया कुछ ऐसे, तो ये 90 नहीं बचाना अब, तो बच्चों ये कुछ बच के 84 डिग्री के आसपास बच जाता है ये आपका एंगल, तो आपका लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से ये थोड़ा नीचे झुका, उसकी वजह से आपका एंगल जो है थोड़ा रिड्यूस हो गया, तो एग्जैक्ट 90 हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है, 84 डिग्री के आसपास। उसके अलावा दूसरा डाउट आपको जो आ सकता है वो ये कि सर ठीक है यार, ये वाला नहीं होगा 90, ये वाला क्या ये भी नहीं बचेंगे 90? वो भी नहीं बचेंगे बच्चों, आप सोच के देखो, हमारे पास क्या है, आपके पास कुछ ऐसा है, बनाने की कोशिश करते हैं। हमने कहा हमारे पास क्या है, 1 2, कैसे बनेगा पता नहीं, बट लेट्स ट्राई। हाँ, कुछ ऐसा है बच्चों, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि यार ये ऐसे है, था ऐसे, अब ये ऐसे हो गया है बच्चों नीचे की तरफ। बच्चों आप सोच के देखो, जब आप इसको नीचे की तरफ ऐसे करोगे, ठीक है, तो दो के बीच का जो बॉन्ड एंगल है ना वो भी आपका घटने लगेगा, क्योंकि आप ऐसे सोचो, अगर ये सारे इन पे बहुत ज्यादा रिपल्शन हम लगाएं और ये और नीचे आए और नीचे आए और नीचे आए और नीचे आए और नीचे आए, तो नहीं बचेगा ना आपके पास कोई एंगल, है ना। तो जब 90 से ये लोग नीचे आ रहे होंगे तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल भी क्या हो रहा होगा बच्चों, कम हो रहा होगा, तो आपको 90 नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इनके बीच भी 90 नहीं होगा, तो आपके यहाँ पे 90 वाले कितने होंगे, 0, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। और लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें केवल हमें चार्ज बैलेंस करना है, तो आपको एक कंपाउंड दिया गया है, कौन सा, हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको दिया गया है, आपके पास है Be कितने हैं, हाँ यही निकालना है, बेरिलियम के कितने होंगे, Al2 Si F6O18, इस n की वैल्यू, सिंपल चार्ज बैलेंस करना है, हमें पता है भाई ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2, फ्लोरीन पे हो गया -1, कार्बन पे, इस पे सिलिकॉन पे हो गया +4, एल्यूमिनियम पे +3, इस पे होता है +2, कर लो यार, 2n, ठीक है, इस पे कितना है +3 +6, यहाँ पे कितना है +4 -6 -36, और ये होना चाहिए बच्चों 0, राइट, यही दिया हुआ कंपाउंड को चेक कर लेते हैं। BnAl2 SiF6 नहीं है बच्चों, आपको दिया गया है Si6,
ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे भाई 4 छिकी 24 और -36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से आप n सोल्व करोगे, ये हो गया 30 36 6 उधर गया बाई 2, आपके पास आएगा 3। ठीक है, तो इसका आंसर ही बच्चों क्या होगा 3। तो आई होप सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको उनका मतलब जहां पे भी डाउट था वो आपका सोल्व हुआ होगा। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में वहां से हमें बता सकते हैं और पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब वीडियो के एंड में बताने को फायदा है नहीं। तो चलिए, इट वाज एन अमेजिंग सेशन, मजा आया और पेपर 2 का सॉल्यूशन भी आपको मिल ही जाएगा इसके थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट, गुड लक।